बुजुर्ग ने कहा, हम जा रहे हैं, 1 घंटे बाद आएंगे, फिर बातें भी होंगी और खाना भी खाया जाएगा। वो अपने लोगों के साथ जाने लगे। एल्पा ने कहा, जो बातें अभी हो सकती हैं उन्हें 1 घंटे के लिए टालना क्या ज़रूरी है? हम पुराने लोग हैं, वक्त और हालात के मुताबिक काम करते हैं। वो चले गए। एल्पा ने दरवाजे पर आकर गुस्से से उन्हें जाते देखा, लेकिन चंद सेकंड से ज्यादा न देख सकी। अचानक ही पूरी बस्ती में तारीकी छा गई। उसने पलटकर कमरे में देखा, अली मेज पर रखी हुई मोमबत्ती रोशन कर रहा था। वो दरवाज़ा बंद करके उसके करीब आई, फिर आहिस्तगी से बोली, क्या हमें कैदी बनाया गया है? मैं ऐसा नहीं समझता। समझने की कोशिश करो। उन्होंने हमें गन पॉइंट पर नहीं रोका है, बस्ती के रास्तों को अंधेरों में गुम कर दिया है। अंधेरे में कहीं से भी चलने वाली गोली हमें लग सकती है। एल्पा, ये अरब बड़े मेहमान नवाज होती हैं। ये आज रात मेज़बानी के फ़राइज़ अदा करके सुबह हमें इज्जत से रुखसत करेंगे। कारमन, इनकी चालाकियों पर गौर करो। हमारी आमद के वक्त औरतों और बच्चों के हाथों में पत्थर थे, मर्द बंदूकें उठाए हुए थे। ये वार्निंग थी कि हम यहाँ से भागना चाहेंगे तो पत्थरों और गोलियों से नहीं बच पाएंगे। जब ये समझती हो कि यहाँ से भाग नहीं पाएंगे तो सब्र व तहम्मुल से सुबह का इंतजार करो। तुम्हारी जहानत को क्या हुआ है? क्या मायूस हो गए हो? मैं अभी ख्याल ख्वानी के जरिए अफसर को हुक्म देती हूँ कि वो हमें यहाँ से। देखो एल्पा, अगर फौजियों ने हमें यहाँ से ले जाने की कोशिश की और वहाँ से गोली चलाई तो ये अरब हम दोनों को यरगमाल बना लेंगे। तुम यहूदी कौम का सरमाया हो। मैं तुम्हें यहाँ फंसने और तुम्हारी ज़ात को किसी तरह नुकसान पहुँचने नहीं दूंगा। वाकई ये हमें यरगमाल बना लेंगे। मैं अफसर को समझाती हूँ, वरना वो बस्ती में अंधेरा देखकर यही समझेगा कि हमें यहाँ गिरफ्तार करके वापस जाने से रोक लिया गया है। तुम ख्याल ख्वानी करो, मैं ज़रा पानी पी लूँ, बहुत प्यास लगी है। क्या तुम भी पियोगी? इन्होंने पानी में कुछ मिलाया ना हो, वो हंसते हुए बोला। कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो। जब वो आसानी से हमें अलग कर सकती हैं तो पानी को जरिया क्यों बनाएंगे? एक गोली तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए काफ़ी है। वो घड़े की तरफ गया। एल्पा ने अफसर के पास पहुंचकर कहा, बागियों ने बिजली के तार काट दिए हैं। जंगजू बागियों के लिए तारीकी ज़रूरी है। मादाम, क्या उन्होंने आप दोनों को हब्से भेजा में रखा है? नहीं, अभी तक शाइस्तगी से पेश आ रहे हैं। वहां से एक भी गोली ना चलाना, वरना ये कमबख्त हमारे दुश्मन बन जाएंगे। अगर आप पर ज्यादती होगी तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? फिर तो हम मरने मारने पर मजबूर होंगे। जैसे कोई बात बिगड़ेगी मैं तुम्हें इतला दूंगी, फिलहाल सब्र करो। वह दिमागी तौर पर हाजिर हुई। अली घड़े से एक गिलास पानी लेकर आया, फिर बोला, बड़ा ठंडा मीठा पानी है। वह गिलास लेकर पीने लगी। अली ने दवा में हल्की सी मिठास का इजाफा किया था। वह 2 घूंट पीकर बोली, वाकई हल्की सी कुदरती मिठास है। मैं पहली बार इस इलाके का पानी पी रही हूँ। उसने गिलास को होंठों से लगाकर घटाघट तमाम पानी पी लिया। अली ने उसे गिलास लेते हुए कहा, दरअसल ये मिठास मैंने मिलाई थी। क्या तुमने पानी को शरबत बनाना चाहा था? नहीं, महबूब के हाथों में इतनी मिठास होती है कि पानी शरबत बन जाता है। वो हंसने लगी। हंसते हंसते बोली, बातें खूब बनाते हो। महबूब के हाथों में मिठास, वाह क्या रोमांटिक रोमांटिक। कह के घुट गए। बात जुबान पर लड़खड़ाने लगी। वो सीने पर हाथ रखकर बोली, ओ गॉड, मेरा दिल डूब डूब रहा है। वो कुर्सी से नीचे ढलकने वाली थी। अली ने उसे थाम लिया, फिर दोनों बाजू में उसे उठाकर दूसरे कमरे में आया। वहां एक बिस्तर था। उसने बिस्तर पर लिटाकर कहा, लीजिए पापा, इससे मुझे निजात दिलाई। वो बोली, कारमन, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? किससे बोल रहे हो? एल्पा, तुम्हें याद है बुजुर्ग ने कहा था तुम इस बस्ती में आओगी, फिर यहाँ तुम्हारा दिल और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। हाँ, मगर यह साजिश है। कारमन, मुझे बचाओ। वो बूढ़ा ज़रूर टेलीपैथी जानता है, वही मेरे दिमाग को कमज़ोर। मैंने कहा, एल्पा अब ना बोलो, आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हें तनवीमी अमल के लिए सुला रहा हूँ। नहीं, वो चीख कर बोलना चाहती थी मगर कमजोरी के बायस आवाज ना निकल सकी। फिर उसकी सोच ने पूछा, क्या तुम जॉन लंबोर्डा हो? तुम्हें ताबेदार रहना है, गुलामी किसी की भी हो गुलामी है। प्लीज मुझे यूं बेबस न करो, मुझसे दोस्ती कर लो। चलो दोस्ती कर रहा हूं, आंखें बंद कर लो। वो सोना नहीं चाहती थी। आंखें फाड़ फाड़ कर छत को तक रही थी ताकि आमिल उसे सुला ना सके। दूसरों के दिमाग से खेलने वाली है, भूल रही थी कि आज अपना दिमाग भी खिलौना बन चुका है। मैंने आंखें बंद करा दी, उसे थपक थपक कर सुला दिया। फिर सोनिया की आवाज़ और लहजे में आमिल बनकर उस पर अमल करने लगा। मैं ऐसा इसलिए करता था कि कोई दूसरा ख्याल को नहीं करने वाला मेरा लहजा इख्तियार करके मेरे किसी मामूल को ट्रैप करने में नाकाम रहे। सोनिया टेलीपैथी जानती थी, न तनवीमी अमल करती थी। कोई दुश्मन ये सोच भी नहीं सकता था कि मैंने उसका लहजा इख्तियार करके किसी को अपना मामूल बनाया है। मैंने उसके जहन में यह नक्श किया कि वो सिर्फ सोनिया की सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगी, बाकी तमाम सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेगी। वो कारमन अली की ताबेदार रहेगी, उसके अहकामात पर अमल करती रहेगी और कभी उसे जिस्मानी रिश्ता कायम करने की ख्वाहिश नहीं करेगी। वह जॉन लंबोर्डा से मोहब्बत करेगी और उसे जल्द ही रूबरू मुलाकात करने पर आमादा करेगी। उसके चोर ख्यालात में भी लंबोर्डा की इतनी हमायत और मोहब्बत रहेगी जिसे पढ़कर वो उसकी नेक नियति का कायल हो जाएगा। यानी हमायत और मोहब्बत लंबोर्डा के लिए होगी
ताबेदार अली की रहेगी। इसका इजहार उसके चोर ख्यालात से नहीं होगा और सोनिया की सोच की लहरों के मुतल्लिक भी उसके चोर ख्यालात लंबोडा को कुछ नहीं बताएंगे। बड़े मोहतात अंदाज में अमल करने के बाद मैंने उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। ये अमल मैंने रात के 8 बजे किया था। वो 3 घंटे के बाद मेरी हदायत के मुताबिक 11 बजे बेदार हो गई। आंखें खोलकर सोचने लगी मैं कहाँ हूँ। फिर उसे याद आया कि वो कारमन के साथ अरबों की एक बस्ती में आई थी। यहाँ एक मकान में आकर थक गई थी। थकन उतारने के लिए बिस्तर पर आकर लेटी थी। इसके बाद सो गई। जो बातें मैंने अमल के दौरान उसे याद कराई थी वही याद कर रही थी। अली ने आकर पूछा, नींद पूरी हो गई? वो बिस्तर से उठते हुए बोली, मैं सो गई और तुमने मुझे सोने दिया। और क्या करता। हमारे अरब मेज़बान खाने के लिए बार बार असरार कर रहे हैं, बल्कि अब तो दस्तरख्वान पर खाना लगा रहे हैं। चलो आओ। वो उठकर वॉशरूम में गई। फिर मुंह हाथ धोकर एक कमरे में आई। वहाँ फर्शी नशिस्त का इंतजाम किया गया था। दस्तरख्वान पर खाने की मुख्तलिफ डिशें नजर आ रही थी। 2 मेज़बान खवातीन अपने शौहरों के साथ आई थी। उन्होंने अल्पा को अपने साथ बिठाया। फिर सबने खाना शुरू किया। खाने के दौरान बुजुर्ग ने कहा, ज़मीन हमारी तुम्हारी नहीं होती, ज़मीन खुदा की होती है। हम एक एक टुकड़े के हुक्मरान बनकर इसे अलग अलग मुल्क का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं फ़लस्तीन में मुसलमानों के हकूक़ दो। तुम नहीं मानते, इसलिए हम नहीं मानते कि हमारी बस्ती में फलाशा यहूदियों को रिहायशी हकूक़ दिए जाएं। अल्पा ने कहा, लेकिन ये मुल्क हमारा है। हम अपनी कौम को कहीं भी आबाद कर सकते हैं। इसीलिए शहरों और कस्बों में मुसलमानों पर जबर करके अपनी कौम के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हो। इन पहाड़ी इलाकों में हम पर जबर नहीं कर सकते, इसलिए सुलह सफाई से यहाँ यहूदियों के लिए जगह बनाने आए हो। हम जबर नहीं करते। करना चाहें तो फौजी ताकत से कुचल सकते हैं, राशन और पानी बंद कर सकते हैं। वो तो कर रहे हो और तुम मुंह पर झूठ बोल रही हो कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। नाकामी की सूरत में तुम अपने साथी के साथ यहाँ आई हो। अपना आखिरी फैसला सुनाओ। आखिरी फैसला यह है कि फलाशा का कचरा हमारी बस्ती में नहीं आएगा। उन्हें कहीं दूर ले जाओ। दोस्त बनकर आज हमारी मेहमान रहो, दुश्मन हो तो वापस चली जाओ। वो उठते हुए बोली, तुम्हारी ये जिद बता रही है कि तुम्हारी पुश्त पर कोई सुपर पावर है। हाँ, एक ही सुपर पावर है और वह है खुदा। वो अली के साथ मकान के बाहर आई। अली ने बुजुर्ग से कहा, मैं अपने आला हुकाम से कहूँगा यहाँ फलाशा यहूदियों को आबाद नहीं किया जाए, लेकिन आप हमारी एक शर्त तस्लीम करें। काबिल कबूल हुई तो ज़रूर कबूल करेंगे। आप भी दूसरी बस्तियों के मुसलमानों को यहाँ आबाद न होने दें, किसी भी अजनबी को पनाह ना दें। हमें मंजूर है। अगर कोई भटका हुआ मुसाफिर आएगा तो उसे सिर्फ एक रात के लिए पनाह देंगे, उसकी खातिर मदारात करेंगे। इसकी इतला पुलिस चौकी के इंचार्ज को देंगे। फिर उस मुसाफिर को सुबह रुखसत कर देंगे। उसने जीप स्टार्ट की। उसकी हेडलाइट से तारीख रास्ता रोशन हो गया। जीप आगे बढ़ गई तो अल्पा ने पूछा, तुमने ये क्यों कह दिया कि यहाँ हमारी कौम के लोग आबाद नहीं होंगे? मैंने फैसला नहीं किया है, बल्कि वादा किया है कि इस सिलसिले में आला हुक्काम से गुफ्तगू करूंगा। मैंने कैंप में आकर ट्रांसमीटर के जरिए रॉजर मूस से रब्ता कायम किया। उसे यहाँ के हालात बताए। फिर कहा, बस्ती के वो बुजुर्ग बहुत गहरे हैं। अल्पा उनके ख्यालात ना पढ़ सकी। एक तो बस्ती ऐसी पहाड़ी पर आबाद है जहाँ मुकम्मल फौजी कार्रवाई नहीं की जा सकती। राशन पानी बंद करने से बैरूनी ममालिक के अखबारात हमारी ज़्यादती पर एहतजाज करेंगे। रॉजर मूस ने कहा, दुनिया वालों के डर से हमने अरबों के सामने घुटने टेक दिए तो वो सर पर चढ़ जाएंगे। वो सर पर नहीं चढ़ेंगे। अगर हमने उन पर जबर किया तो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि फरहाद की टीम उनकी मदद के लिए आ जाएगी। तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया है? मैं कह चुका हूँ, बस्ती के वह बुजुर्ग बहुत गहरे हैं। उन्होंने सांस नहीं रोकी, फिर भी अल्पा ख्यालात ना पढ़ सकी और बुजुर्ग ने साफ कह दिया कि वो बला बनकर उनके दिमाग में आई थी। इसका मतलब है वो बुजुर्ग किसी हद तक टेलीपैथी जानते हैं या उनका राब्ता बाबा फरीद वास्ती के इदारे से है। गोया फरहाद और सोनिया से दूर या नज़दीक के ताल्लुकात हैं। हाँ, ये तशवीश की बात है। अंकल वो अरब लोग एक पहाड़ी गोशे में आबाद हैं। उन्हें वहीं तक महदूद रहने दें, वरना वो फरहाद की टीम का सहारा लेकर आसपास के इलाकों में फैलते हुए तेल बैब तक चले आएंगे। बुजुर्ग ने अपनी गुफ्तगू में इस बात का इशारा भी दिया है। कैसा इशारा? उन्होंने कहा है कि यहूदी कौम को एक ज़माने में बैतुल मुकद्दस से निकाल दिया गया था। इस कौम ने साल साल बाद दूर पहाड़ियों से बैतुल मुकद्दस को देखने की इजाज़त हासिल की। फिर कई बरस बैतुल मुकद्दस की दीवारों से 30 फुट के फासले पर पहुंच गई और आज यहाँ के हुक्मरान बन गई है। ये इशारा है कि वो फरहाद की टेलीपैथी के सहारे तेल बैब तक और हमारे हुकूमती मामला तक पहुंच सकते हैं, जैसा कि फरहाद पहले भी कर चुका है। वाकई हमें इन अरबों को पहाड़ियों से आगे पांव फैलाने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं कल तुम तमाम गोल्डन ब्रेन्स के मुत्तफिका फैसले से मामला ख़त्म कर दूंगा और इस पहाड़ी इलाके से फ़ौज को वापस बुला लूंगा। ट्रांसमीटर से रब्ता ख़त्म हो गया। अल्पा ने अली से कहा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी दलीलें माकूल हैं। यही फैसला होना चाहिए, लेकिन यह सरासर हमारी शिकस्त है। ये शिकस्त खाकर हम फरहाद को यहाँ से दूर रखने में कामयाब रहेंगे। यह भी दुरुस्त है। तुम्हारी हर बात दिल को लगती है। वापस जाने के मुतल्लिक क्या ख्याल है? मैं यहाँ कैंप में रात नहीं गुजारूंगी। तो फिर दिमागी रब्ता करो और हेलीकॉप्टर यहाँ लाने को कहो। हेलीकॉप्टर क्या ज़रूरी है?
बाइक कार क्यों ना चले? बड़ी लॉन्ग ड्राइव होगी, मैं ख्वामखा थकना नहीं चाहता। इस बहाने मुझसे बेजारी जाहिर न करो, मुझे भी तुम्हारे साथ दिन रात रहने का शौक नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तुम्हारी आरजू कर रही थी। अच्छा है, जल्द ही नादानी का एहसास हो गया। यह एहसास घर चलकर भी कर सकती हो, चलने की बात करो। एल्पा ने ट्रांसमीटर पर मेजर यार्डले से कहा कि हेलीकॉप्टर भेजा जाए। 1 घंटे में हेलीकॉप्टर पहुंच गया। वो दोनों इसमें सवार होकर तेलबैब पहुंचे, फिर उनके रास्ते अलग हो गए। मैंने अल्पा की सोच में कहा, मैं टेलीपैथी जैसा गैर मामूली इल्म जानती हूँ। मेरी सोच की लहरें दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं। लेकिन मैं तेलबैब, हैफा या यरूशलेम से आगे नहीं जा सकती। उसके जहन ने तस्लीम किया। हाँ, मैं छोटे से तालाब की मछली बन गई हूँ, समुद्र की वसअतों में तैर नहीं सकती। इसराइल जैसे छोटे से मुल्क में पाबंद हो गई हूँ। मैंने उसकी सोच में कहा, गोल्डन ब्रेन्स कहते हैं मुझे मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले मुझे फांस लेंगे, ये तो कोई बात न हुई। मौत और दुश्मन कहीं भी आ जाती हैं। क्या मौत के डर से इंसान दुनिया की सैर नहीं करता? उसके जहन ने फिर तस्लीम किया। दुनिया में कैसे कैसे शहर आबाद हैं, तरह तरह के लोग हैं, तफरी गाहें हैं, अजीबोगरीब नज़ारे हैं, और मैं परवाज की कुव्वत रखते हुए भी बेशुमार नज़ारों और लाखों मुसरतों से महफूज हूँ। मैंने तरगीब दी। मैंने मुल्क और कौम की बहुत खिदमत कर ली, सिवाय पाबंदियों के कुछ ना मिला। मेरा ये हुस्न किस काम का है जिसे सारी दुनिया ना देखे? मेरी आंखें किस काम की जिनसे मैं सारी दुनिया ना देखूं? मैं मुल्क से बाहर जाऊंगी। उसने खुदगर्ज होकर सोचा, हाँ जाऊंगी। मुझे इस मुल्क से दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए मैंने नए गोल्डन ब्रेन कार्बन से भी बेजारी जाहिर की है। अब मेरी आंख खुल रही है। ये तमाम गोल्डन ब्रेन्स मुझे मुल्क के मुफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे, और ये ना सोचा कि मैं औरत हूँ। मेरे सीने में दिल और दिल में आरजुएं हैं। इन्होंने नहीं सोचा, मगर मैंने सोच भी लिया है, समझ भी लिया है। मैं सारी दुनिया में उड़ती फिरूंगी। एल्पा सोचते हुए घर पहुंच गई। बिस्तर पर पहुंचकर करवटें बदल रही थी। मैं सुबह तक उसे इस मरहले पर ले आया जहां वो पिंजरा तोड़कर फुर से उड़ जाने पर आमादा हो गई थी। रात भर जागने के बायस वो सो गई। मैंने ख्वाब की स्क्रीन पर एक धुंधला सा पैकर पेश किया। एल्पा ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूं, मेरा नाम जॉन लम्बोर्डा है। आह लम्बोर्डा, यूं लगता है जैसे मैं लाशऊरी तौर पर तुम्हें चाहती रही हूं। हाँ, ऐसी चाहत भी होती है जिसका एहसास चाहने वाली को नहीं होता। जब तुमने बेदारी में मुझे नहीं चाहा तो मैं ख्वाब में आया हूं। ओ लम्बोर्डा, मैं अमेरिका छोड़कर पछता रही हूं। इसराइल में कैद होकर रह गई हूं। मेरे पास आ जाओ। कैसे आऊं? मुझसे दिमागी राब्ता करो, फिर हम इस मसले पर बात करेंगे। ख्वाब टूट गया। फोन की घंटी बज रही थी। उसने एक अंगड़ाई ली, फिर रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो। दूसरी तरफ से गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले की आवाज़ आई। क्या बात है अल्पा, तुम अभी तक सो रही हो? दिन का 1 बज रहा है। मैं पिछली रात जागती रही थी। मेरी मालूमात के मुताबिक कार्बन अपने घर नहीं था। तुम किसके साथ जागती रही? सर, आपने मेरे पीछे भी जासूस लगा रखे हैं। उनमें से किसी ने ये रिपोर्ट दी होगी कि मैं अपने बंगले में तनहा थी। हाँ, रिपोर्ट दी थी। यही तो पूछता हूँ, तनहा क्यों जाग रही थी? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। कल वीडियो पर एक जज्बाती फिल्म देखी, इसलिए सो ना सकी। कार्बन से ताल्लुकात क्यों ना हुए? मैंने उसे दूर से देखकर पसंद किया था। करीब होने पर पता चला कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। वो मेरे म्यार का शख्स नहीं है। एल्पा, तुम्हें जल्द से जल्द कोई साथी तलाश करना चाहिए, वरना जज्बाती घुटन तुम्हें गुमराह कर देगी। अगर मेरे मुल्क में कोई पसंद का साथी ना मिले तो क्या करूं? यहाँ साथी क्यों नहीं मिलेगा? हमारा मुल्क बहुत छोटा है, मगर काबिल और म्यारी अफराद के मामले में सबसे बड़ा है। क्या मैं मुल्क के बाहर किसी को अपना साथी नहीं बना सकती? जरूर बना सकती हो, मगर फरहाद और लम्बोर्डा के टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी ताक में रहती है। क्या मैं उनके खौफ से कभी दुनिया नहीं देख सकूंगी? अगर तुम्हारे दिल में इसराइल से बाहर जाकर दुनिया देखने का शौक होगा तो फिर ये तुम्हारी तबाही का पेश खैमा होगा। तुम अपने मुल्क में हो, इसलिए अब तक महफूज हो। मैं परेशान हूँ, 2 दिन की छुट्टी चाहती हूँ। ख्वाह तुम कितनी ही छुट्टियां करो, किसी साथी के बगैर परेशानी दूर नहीं होगी। इस सिलसिले में मैं खुद को पेश करता हूँ। एक बार मुझे आजमा कर देखो, मुझे यकीन है फिर कोई महरूमी तुम्हें नहीं सताएगी। सर, क्या आप? हाँ, क्या मुझे इंसान नहीं समझती हो? मैं फरिश्ता हूँ। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। इतना सुना है कि गोल्डन ब्रेन्स 40 बरस से ऊपर होती हैं। इतने संजीदा और बावकार होते हैं कि उनकी जिंदगी में बीवी आती है, महबूबा नहीं आती। दुरुस्त सुना है, लेकिन संजीदा और बावकार शख्स के सीने में भी दिल होता है। मेरी उम्र 45 बरस है। इस उम्र में मर्द फौलाद की तरह सख्त भी होता है और मक्खन की तरह मुलायम भी। ओह सर, आप मेरी जिंदगी में आएंगे तो मेरी कदर व मंजरत बढ़ जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि आपके दिल में धड़कती हूँ। मैं भी नहीं जानता था कि तुम इतनी खुशी से मुझे कबूल करोगी। क्या ख्याल है? आज की शाम सिर्फ मेरे और तुम्हारे नाम। शाम ढलते ही इंतजार करूंगी। राब्ता खत्म हो गया। वह रिसीवर रखते हुए बड़बड़ाई। मेरी मालूमात के मुताबिक इसके जवान बेटे की उम्र 32 साल है और ये खुद को 45 बरस का कहता है। क्या 13 बरस की उम्र में बेटे का बाप बन गया था? ये मर्द हमारे बेडरूम में आने के लिए अपनी उम्र घटाते रहते हैं। वह बुड़बुड़ाती हुई बाथरूम में गई। मैं उसके दिमाग से निकल आया।
मेरे मंसूबे के मुताबिक अल्पा तनवीमी अमल के ज़रिए से रहकर जॉन लम्बोर्डा के दिल में घुसने वाली थी। इससे पहले एक गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले उसे अपने दिल में और अपने मुल्क में छुपा कर रखने आ रहा था। मैंने उस पर जाल नहीं फेंका था, वो खुद ही शिकार होने को था। वो बाथरूम से नहा धोकर ताज़ा दम होकर आई। एक मुलाजिम उस बंगले की सफाई के लिए सुबह शाम आता था। एक मुलाजिमा किचन के काम के लिए आती थी। एक मुलाजिमा उसके मलबूसात, सिंगार और हेयर ड्रेसिंग वगैरह के लिए हाजिर रहती थी। ये कनीज़ और मुलाजिम सब के सब इंटेलिजेंस के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। वो नाश्ता करने के बाद बेडरूम में आई। रिकॉर्डर में अपनी पसंद का कैसेट लगाकर इसे ऑन किया। कमरे में धीमी धीमी मौसीकी उभरने लगी। वो एक ईजी चेयर पर आकर नीम दराज हो गई। थोड़ी देर तक सुर साज की लहरों में बहती रही। फिर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। वो परवाज़ जॉन लम्बोर्डा तक पहुंची तो उसने चौंक कर पूछा, कोड वर्ड्स? वो बोली, मैं अल्पा हूँ, मेरे पास आओगे? लम्बोर्डा ने सांस रोक ली। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। कमरे की महदूद फिजा में मौसीकी गुनगुना रही थी। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते हुए बोली, कोड वर्ड्स? मैं जॉन लम्बोर्डा हूँ, अभी तुम आई थी। हाँ, बहुत मजबूर होकर तुमसे रब्ता कर रही हूँ। मैं टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ लम्बोर्डा। बात क्या है? ये कोई नई चाल है? चाल होती तो अपने दिमाग में ना आने देती। मैंने तुम्हारे लिए ये किताब खोल दी है, मेरे चोर ख्यालात पढ़ लो। वो पढ़ने लगा, मैं पढ़ाने लगा। अल्पा के चोर ख्यालात के जरिए कहने लगा, मैं यहूदी हूँ, मैं अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। अमरीकी हुकाम को धोखा देकर इसराइल में आज़ादी से रहना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर एक तवील अरसे के बाद पता चला कि मैं अपने आज़ाद मुल्क में आज़ाद नहीं हूँ। मुझे गोल्डन ब्रेन्स ने समझाया कि इसराइल एक मजबूत किला है। मैं इस किले के अंदर रहूंगी तो कोई दुश्मन मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। मुझे सरहद पार करके किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाना चाहिए। फरहाद और उसके टेलीपैथी जाने वाले, सुपर मास्टर और उसके टेलीपैथी जाने वाले मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इस वक्त मैंने गोल्डन ब्रेन्स की नसीहतों को तस्लीम किया। यह भूल गई कि मास्कमैन की जासूस मुझे इसी इसराइल से अगवा करके रूस ले गए थे और मेरा ब्रेन वॉश करके मेरी शख्सियत बदल दी थी। मैं हुब्बुल वतनी के जज्बे में यह भी भूल गई थी कि ख्याल ख्वानी करने वाली शिबा भी इसी इसराइल से ट्रैप की गई थी और फरहाद की आगोश में पहुंच गई थी। इसराइल मजबूत किला नहीं है। ये बात मैं गोल्डन ब्रेन से कहूंगी तो वह मुझ पर शुबा करेंगे कि मेरे ख्यालात और नजरियात बदल रहे हैं और मैं किसी के साथ यहाँ से भागने वाली हूँ। मैं पाबंदियों से बेजार हो गई हूँ और ये समझ रही हूँ कि ये लोग मुझे इंसान नहीं समझ रहे हैं, मुझे टेलीपैथी की मशीन समझते हैं। मेरे अतराफ सख्त पहरा रहते हैं। मेरे बंगले में काम करने वाले मुलाजिम भी जासूस हैं। मेरे मुतल्लिक दिन रात की रिपोर्ट गोल्डन ब्रेन्स को पहुंचाती रहती है। औरत यह पसंद नहीं करती कि कोई उस पर दिन रात नजर रखे और किसी के साथ तनहा घूमने फिरने की आज़ादी नसीब ना हो। मुझे अपनी बदकिस्मती का एहसास शिद्दत से होने लगा है। एक बूढ़ा गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले मुझ पर आशिक हो गया है। मुझे अपनी दाश्ता बनाकर रखना चाहता है ताकि मैं जज्बात में अंधी होकर किसी जवान के साथ सरहद पार न चली जाऊं। हाँ, मैं जंजीरें तोड़कर जाना चाहती हूँ, लेकिन रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। यह खौफ दामनगीर है कि फरहाद के या सुपर मास्टर की टेलीपैथी जानने वाले मुझे ताबेदार का नीज बना लेंगे। आज ख्वाब में जॉन लम्बोर्डा को देखा तो उससे मुतासिर हो गई। ये बात समझ में आई कि इतनी बड़ी दुनिया में किसी बेहतरीन साथी के बगैर महफूज नहीं रहूंगी। अगर किसी को दोस्त और जिस्म जान का मालिक बना लूं तो इस मजबूत सहारे से मुझे हमेशा हौसला मिलता रहेगा और कदरे आसानी से इसराइल की सरहद पार कर सकूंगी। जॉन लम्बोर्डा ये ख्यालात पढ़ रहा था और इन ख्यालात की सेहत और सच्चाई का यकीन कर रहा था। अल्पा ने उसे दिमाग में आने और उसकी सच्चाई को पढ़ने का मौका देकर लम्बोर्डा का निसफ एतमाद पहले ही हासिल कर लिया था। अब वो पूरी तरह मुतमईन था कि वो फ्रॉड नहीं कर रही है। उसने कहा, अल्पा तुम सच्ची हो, मुझे दिल से अपनी मदद के लिए बुला रही हो। मैं वादा करता हूँ, अपनी लाडली बेटी कानूवाना की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें मुकम्मल जिस्मानी और जहनी आज़ादी दूंगा। अगर अमरीकी हुक्काम तुम पर किसी तरह की पाबंदी आयद करना चाहेंगे तो तुम्हारी हमायत में सुपर मास्टर से भी मुखालफत मोल लूंगा। वो बोली, तुमने ख्वाब में ही मदद करने का वादा किया था। मेरे ख्वाब सच्चे होते हैं। प्लीज़ मुझे यहाँ से जल्द निकालो। तुम मुझ पर किस हद तक भरोसा कर सकती हो? भरोसे में अपनी जान दे सकती हूँ। मुझे तनवीम में अमल करने दो ताकि दूसरे यहूदी टेलीपैथी जानने वाले और खुसूसन फरहाद और उसके साथी कभी तुम्हारे दिमाग में ना आ सके। किसी मर्द पर भरोसा करना चाहो तो वो मैं हूँ। मैं राजी हूँ, अभी मुझ पर अमल करो। बाय गॉड, तुम मेरा दिल जीत रही हो। बिस्तर पर लेट जाओ। अल्पा ने मुलाजमा को बुलाकर कहा, टेलीफोन यहाँ से ले जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। कोई अहम कॉल हो तो कह देना, शाम 6 बजे मुझसे गुफ्तगू होगी। मुलाजमा टेलीफोन उठाकर ले गई। अल्पा ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर बिस्तर पर आकर लेट गई। इस दौरान जॉन लम्बोर्डा उसके दिमाग को और अच्छी तरह टटोल रहा था ताकि कहीं झूठ और फरेब छुपा हुआ हो तो सुराग मिल जाए। मैंने उसके दिमाग को आईने की तरह साफ कर दिया था। इस आईने में कोई बाल नहीं था, कोई गर्द नहीं थी। लम्बोर्डा को अल्पा के अंदर सिर्फ अपना चेहरा और अपने मुफादात साफ नजर आ रहे थे। वो कभी देख नहीं सकता था कि आईने के पीछे मैं मौजूद हूँ। वह अल्पा के दिमाग को हदायत देकर सुलाने लगा। 1 मिनट के अंदर ही वो सो गई। फिर उसका ख्वाबीदा दिमाग रफ्ता रफ्ता हिप्नोटाइज होने लगा। मैंने मुदाखलत नहीं की।
क्योंकि तनवीमी अमल के असरात दिमाग के तय खाने में नहीं पहुंच रहे थे। वो तय खाना में बंद कर चुका था। एल्पा सतही तौर पर ट्रांस में आ रही थी और आर्जी तौर पर उसकी मामूला बन रही थी। मैं जब चाहता इस अमले तनवीम का तिलिस्म तोड़ सकता था। उसने ट्रांस में लाने के बाद कहा, एल्पा मैं तुम्हारा मामूल हूँ और तुम मेरी मामूला हो। वह सहरज़दा आवाज़ और लहजे में बोली, तुम मेरे आमिल हो और मैं तुम्हारी मामूला हूँ। मैं तुम्हारे दिमाग को हदायत देता हूँ कि वो 20 सेकंड के लिए बिल्कुल बेहिस हो जाए, ताकि तुम्हारा जिस्म भी इतना बेहिस हो जाए कि बदन में सुई चुभ जाए और दिमाग में जलजला पैदा किया जाए, तो तुम एक मुर्दे की तरह पड़ी रहो और तुम्हें हल्की सी तकलीफ भी महसूस ना हो। लंबोड़ा ये हुक्म देकर यकीन करना चाहता था कि एल्पा का दिमाग उसका ताबेदार है या नहीं। अगर नहीं होगा तो बदन में सुई चुभ होते ही या दिमाग में जलजला पैदा करते ही एल्पा चीख मारकर उठ बैठेगी और यूं फ्रॉड जाहिर हो जाएगा। उसके हुक्म के मुताबिक एल्पा का दिमाग सतही तौर पर बेहिस हुआ। मैंने दिमाग के तय खाने पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया ताकि रद्द-ए-अमल ना हो। लंबोड़ा हजारों मील दूर था, उसके बदन में सुई नहीं चुभ हो सकता था। उसने एल्पा के दिमाग को ख्याल ख्वानी के झटके दिए, 2 बार जलजला पैदा करने की कोशिश की। यह ऐसा जालिमाना अमल था कि जलजले के नतीजे में वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठती। लेकिन जिस समय हल्की सी जुम्बिश न हुई, चेहरे से किसी करब का इजहार न हुआ, वो लाश की तरह पड़ी हुई थी। तब जॉन लंबोड़ा ने खुश होकर कहा, मैं तुम्हारे दिमाग को हुक्म देता हूं कि आप बेहिस न रहे। अब मैं तुम्हारी सच्चाई और वफादारी पर पूरी तरह यकीन कर रहा हूं। तुम तमाम शुबहात से बालातर हो। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ। मैं हुक्म देता हूं कि तुम तमाम गोल्डन ब्रेन्स के मुतालिक जो कुछ जानती हो उसे बयान करो। मैं सिर्फ 2 गोल्डन ब्रेन्स को जानती हूँ, वो भी इस हद तक कि उनके अहकामात ट्रांसमीटर, टेलीफोन या कंप्यूटर के जरिए सुनती हूँ और उस पर अमल करती हूँ। वो कभी मेरे सामने नहीं आए। उनमें से एक एडगर सलोमिन था जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है, दूसरा मेजर यार्डले है। ये दोनों कभी मेरे सामने नहीं आते, लेकिन मेरी रिहाइशगाह का पता जानती हैं। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोली, मैं बहुत मोहतात रहने की आदी हूँ। रात को अपनी रिहाइशगाह में नहीं रहती, एक प्राइवेट अपार्टमेंट में सोने जाती हूँ। एक सुबह मैं अपनी रिहाइशगाह में वापस आई तो पता चला मेरे इस बंगले में कुछ लोग दाखिल हुए थे। मेरे बेडरूम की कुछ चीज़ें बेतरतीब हो गई थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि दुश्मन मुझे कत्ल करना चाहते थे या जख्मी करके मेरे दिमाग में जगह बनाना चाहते थे। लंबोड़ा ने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त था। मैं गोल्डन ब्रेन एडगर सलोमिन के दिमाग में रहा करता था। उसके ज़रिए तुम्हारी रिहाइशगाह का पता मालूम किया था। उस रात मेरे आदमी तुम्हें जख्मी करने गए थे ताकि मैं तुम्हारे दिमाग में पहुंच सकूं, लेकिन तुम गायब थी। अब तो एडगर सलोमिन भी मेरे हाथों से निकल गए। दूसरे गोल्डन ब्रेन के मुतालिक बताओ। वो मेजर यार्डले है, मुझे इसराइल तक महदूद रखने के लिए मुझसे इश्क कर रहा है। जवान बच्चों का बाप है, मुझसे शादी नहीं करेगा, मुझे दाश्ता बनाकर रखेगा। उसका जवाब ये होगा कि मुल्क और कौम की बहबूद के लिए ये लाजमी है। ये मेरी इंसल्ट है। बेशक ये तुम्हारी तौहीन है। क्या वो तुम्हें अपनी मलकियत बना चुका है? नहीं, मुझे अपनी मलकियत बनाने आज शाम को आएगा। वो आए तो उससे भरपूर मोहब्बत करो, फिर मौका पाते उसके दिमाग को कमज़ोर बना दो। इसके बाद ख्याल ख्वानी के जरिए उसे इस बात पर माइल करो कि वो तुम्हारे साथ इश्क करने के लिए तुम्हें इसराइल से बाहर ले जाए। एल्पा ने वादा किया कि वो यही करेगी। लंबोड़ा ने पूछा, एडगर सलोमिन की जगह किस शख्स को गोल्डन ब्रेन का ओहदा दिया गया? रॉजर मूस का दामाद कार्बन ने ओहदा संभाला है। क्या कार्बन से तुम्हारा राब्ता रहता है? एल्पा ने इस बार मेरी हदायत के मुताबिक कहा, उसने राब्ता नहीं किया है। वो बहुत मोहतात और रिजर्व रहने वाला शख्स है। मैंने उसे फांसना चाहा, लेकिन उसने मुझे नज़रअंदाज करके मेरी इंसल्ट की है। मैं तुम्हारी तौहीन का बदला कार्बन से लूँगा। ये बात जवाब तलब नहीं थी, इसलिए वो खामोश रही। लंबोड़ा ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग को हुक्म देता हूँ कि वो मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा, बाकी दूसरी सोच की लहरों के लिए बदस्तूर हसास रहेगा। एल्पा के ख्वाबीदा दिमाग ने इसे कबूल किया, लेकिन इस तनवीम अमल की बुनियाद मजबूत नहीं थी। वो मेरी भी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं दिमाग के तय खाने में पहुंचते रहने का रास्ता पहले ही बना चुका था। लंबोड़ा ने उसे 3 घंटे तक तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया, फिर वहां से चला गया। मैं भी अपनी जगह शहर पेशावर के होटल अमीन में हाजिर हो गया। इस शहर में पिछले कई दिनों से मेरे लिए खास मसरूफियत नहीं रही थी। मैंने आईजी और दूसरे जिम्मेदार अफसरान से रब्ता किया था। वो मुतमईन थे और खुश होकर कहते थे, फरहाद साहब, जब से आप आए हैं तब से गैर मुल्की एजेंट और बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले मुजरिम गोशा नशीन हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। जुराइम का सिलसिला जारी है और जारी रहता है। मुजरिम गोशा नशीन नहीं होते, मोहतात हो जाते हैं। हमारी आपकी नज़रों में नहीं आते। वैसे मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जनाब, आपने हमें खिदमत का मौका नहीं दिया और जाना चाहते हैं। आप इसी शहर में हैं, लेकिन हम आपके दीदार से महरूम हैं। मैंने बात बनाई, मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। जब कहता हूँ कि यहाँ मौजूद हूँ तो मेरी जगह मेरा आलाकार मौजूद होता है। मेरी रुखसती का मतलब यह है कि मेरा आलाकार अरसलान रुखसत हो रहा है। वो मायूस हो गए। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं मोहब्बत करने वाले मेज़बानों से झूठ बोल रहा था। अपने तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए ये झूठ ज़रूरी था। वो मेरे मसाइल नहीं समझते थे। ये भी नहीं जानते थे कि एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला खुद को फरहाद अली तैमूर कह रहा है और मुझे शहर में बेनकाब करके कत्ल कर देना चाहता है।
उस फरेबी फरहाद से निमटने के लिए मैं एल्पा को आलेकार बना चुका था। लंबोडा अपने चहीते ख्याल ख्वानी करने वाले जीबी थर्माल को मुझसे छुपाता फिर रहा था। यह अंदेशा हो गया था कि मैं किसी वक्त भी थर्माल की शारक तक पहुंच सकता हूं। उसे छुपाने के लिए लंबोडा ने उसे अपनी तरह स्याफाम हबशी बनाया था। वॉशिंगटन में किंगस्टन स्ट्रीट का एक बंगला रहने को दिया था। उसकी बेटी कानोवाना और थर्माल एक दूसरे को चाहते थे। आइंदा वो लंबोडा का दामाद बन सकता था। बेटी की मोहब्बत को सलामत रखने के लिए वो मेरे खिलाफ खुफिया इक़दामात कर रहा होगा। अभी उसकी दावतों का इल्म मुझे नहीं था। यही सब कुछ अल्पा के जरिए मुझे मालूम हो सकता था। 3 घंटे बाद मैंने सोचा वो तनवीमी नींद से बेदार हो गई होगी। उधर से गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले उसके पास आया होगा, इधर से लंबोडा उसके दिमाग में पहुंचा होगा। इस महफिल में मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन मैं ना जा सका। लैला ने आकर कहा, हम सानी के मामले में धोखा खा गए हैं। कैसा धोखा? आपने उसके ख्यालात पढ़े थे। सानी की सोच ने बताया था कि 15 दिन बाद उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा जाएगा, लेकिन वो उस मशीन से गुजर चुकी है। क्या तुम उसके पास गई थी? हाँ, उसने सांस रोक ली थी। फिर दूसरी बार गई तो उसने कोडवर्ड्स दरियाफ्त किए। इसका मतलब यही हो सकता है कि उसके और लंबोडा के दरमियान कोडवर्ड्स मुकर्रर हो गए हैं और अब हमारी सोच की लहरें उसके लिए पराई हो गई हैं। हम पराए हो गए हैं। क्या सलमान और सुल्ताना को मालूम है? सलमान सदमे से चूर है। जवान बेटी दुश्मनों में चली गई है। वो और सुल्ताना एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं। मैंने सलमान के पास आकर पूछा, सानी के मामले में गफलत कैसे हुई? वो बोला, ये सामने सुल्ताना है, इसी से पूछें। मैं तो सानी के दिमाग में आता जाता रहता था। सुल्ताना ने इस मामले में कोताही की है। वो बोली, आप ख्वामख्वाह मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने कोताही नहीं की, वो मेरी मजबूरी थी। फिर वो मुझे मुखातिब करते हुए बोली, मैं मानती हूँ ड्यूटी के तौर पर उस वक्त मुझे सानी के पास रहना चाहिए था, लेकिन मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। सलमान घर में नहीं थे। मैंने दिमागी रब्ता करना चाहा तो तवानाई की कमी के बायस ख्याल ख्वानी ना कर सकी। फ़ोन करके लेडी डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने आकर मुआयना किया, दवाएं दी, फिर चली गई। मैंने दवाएं इस्तेमाल की, थोड़ा सा आराम किया, मगर तवानाई बहाल नहीं हुई। मैंने पूछा, आखिर तुम्हें हुआ क्या था? लैला ने कहा, वो क्या बताएगी, आपको समझना चाहिए, वो माँ बनने वाली है। सलमान ने कहा, मोहतरमा ने एक औलाद पैदा करने से पहले दूसरी औलाद को गंवा दिया है। वो रोते हुए बोली, अपना कसूर भी बताएं। दोपहर के 3 बजे गए थे, रात के 12 बजे वापस आए थे। उधर सानी को मशीन से गुजारने के लिए दुश्मनों को 9 घंटे मिल गए। मैंने कहा, अब एक दूसरे को इल्ज़ाम देने से और रोने से क्या हासिल होगा? मैं अपने नसीबों पर रो रही हूँ। दुनिया की तमाम औरतें जब पहली बार माँ बनने वाली होती हैं तो उनके शौहर खुश होते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मुझे शौहर की नफ़रत मिल रही है। मैं नफ़रत नहीं कर रहा हूँ, यह बहुत खुशी का मौका है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। लेकिन एक बाप का अलमिया देखो और बताओ कि मैं सानी के लिए मातम करूँ या होने वाली औलाद के लिए खुशियाँ मनाऊँ। लैला ने कहा, सुल्ताना, अपने शौहर के जज्बात और सदमात को समझो। तुम्हारी माँ बनने की खुशी मुझे कितनी है मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन ये कोई खुशी बयान करने और तुम्हें मुबारकबाद देने का मौका नहीं है। मैंने कहा, सलमान, मैं जा रहा हूँ। फिलहाल सानी की वापसी के लिए उसके दिमाग में जाने की नाकाम कोशिश न करना, वरना लंबोडा को शुबा होगा कि कुछ ख्याल ख्वानी करने वाले सानी को पहले से जानते हैं और अब उसके टेलीपैथी सीखने के बाद उसे वापस हासिल करना चाहते हैं। मैं दोनों मियाँ बीवी को समझाकर चलाया। हमने सोनिया सानी को कुछ अरसे के लिए सिलवाना बनाया था। वो अपनी सोनिया सानी वाली हकीकत को भूली हुई थी। ये इरादा था कि ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने का वक्त आएगा तो हम राजदारी से फिर उस पर अमल करेंगे और उसके दिमाग से सिलवाना की शख्सियत को मिटा देंगे। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वह सिलवाना की हैसियत से ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के बाद मुस्तकिल तौर पर सिलवाना बन गई थी। उसके अंदर छुपी हुई सोनिया सानी की शख्सियत मिट चुकी थी। अब वो हमें पहचान नहीं सकती थी, हमारी सोच की लहरों को कबूल नहीं कर सकती थी। फिर भी उम्मीद थी कि वह जोजो की तरह कभी न कभी हमारे पास आएगी। लेकिन परेशानी ये थी कि वह जॉन लंबोडा का ज़बरदस्त मोहरा बन गई थी। मैं एल्पा के पास आया। वहाँ मेजर यार्डले मौजूद था, जॉन लंबोडा नहीं था। सानी ने टेलीपैथी इल्म हासिल किया था। इस सिलसिले में वह सानी के साथ किसी मामले में मसरूफ़ होगा। आज उसे ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी। सानी और एल्पा, 2 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा उसकी टीम में हो गया था। मेजर यार्डले एल्पा के बंगले में आया तो उसने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मेरे मेजर हो? तुमने मेरा मेजर कहकर दिल खुश कर दिया। मैं कोड वर्ड्स अदा करता हूँ। हो सकता है तुमने किसी चालाकी से मेरे मेजर के कोड वर्ड्स मालूम किए हों। तुम शुबा करने में हक बजानिब हो। फिर बताओ यकीन कैसे आएगा? मैंने तुम्हें घर में आने दिया है, तुम मुझे अपने दिमाग में आने दो। मैं तुम्हारी बाहों में कैद होने आया हूँ। दिल दिया है तो दिमाग भी दे रहा हूँ, आ जाओ। वह सोफे पर बैठ गया। उसने ख्यालात पड़े, फिर उसके पास आकर बैठते हुए बोली, मुझे इत्मीनान हो गया है। वह मुस्कुरा कर बोला, सर से पाँव तक ये भी देख लो कि कोई जिस्मानी ऐब तो नहीं है। कुर्बानी के बकरे को अच्छी तरह टटोल लेना चाहिए। वो हंसने लगी, जबकि वो अपनी दानिस्त में कुर्बानी के लिए नहीं अयाशी के लिए आया था। यल्पा जानती थी कि वह कुर्बानी का बकरा है। उसने पूछा, चाय, कॉफ़ी या ठंडा जूस? तुम्हारी कुर्बत की गर्मी काफ़ी है, ठंडा पिला दो। वो उठकर जाने लगी। मेजर ने पूछा, तुम जहमत करोगी, गवर्नर्स कहाँ है? मैंने मुलाजमा और मुलाजमों की छुट्टी कर दी है।
क्या तुम पसंद करते कि कोई यहाँ एक गोल्डन ब्रेन की सूरत देख ले? तुमने अक्लमंदी दिखाई है। मैं भी नादान नहीं हूँ, हुलिया बदल कर आया हूँ। ये मेरा असली चेहरा नहीं है। फिर तो ये अच्छा हुआ कि मैंने अभी तक तुम्हारी खूब रूई और नौजवानी की तारीफ नहीं की। तारीफ करती तो वह तुम्हारी ना होती। वो हंसते हुए बोला, मैं असली चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन बेडरूम में। वह एक अदा से मुस्कुराती हुई किचन में आई। जूस तैयार करते हुए सोचने लगी, बेडरूम में सभी की असलियत सामने आ जाती है। औरत को बंद कमरे में देखकर शरीफों के अंदर की बदमाशी बाहर आ जाती है। आहनी पर्दों के पीछे छुपने वाला गोल्डन ब्रेन भी बेनकाब होने चला आया है। वाह, कुदरत ने हमें क्या खूब बनाया है। वो जूस लेकर आई, उसके पास बैठकर बोली, ये जूस बड़ी मोहब्बत से बनाकर लाई हूँ। वो गिलास हाथ में लेकर बोला, हम गोल्डन ब्रेन बहुत मोहतात रहते हैं। मैं एहतियातन कह रहा हूँ, पहले तुम आधा गिलास पियो, बाकी मैं पी लूंगा। तुम मेरे घर आए हो, मेरी बाहों में रहोगे और मुझ पर शुबा कर रहे हो। मैं शुबा तुम पर नहीं, दुश्मनों पर कर रहा हूँ। कोई भी तुम्हारे जरिए कोई चाल चल सकता है। वाकई तुम मोहतात गोल्डन ब्रेन हो, लेकिन मेरा ये मकान भी मजबूत किला है। कोई दुश्मन यहाँ आकर अपनी चाल नहीं चल सकता। ज्यादा न बोलो, इसे पीकर साबित करो। एल्पा ने उसे देखा, फिर जूस पर नजर डाली, फिर गिलास को होंठों से लगा लिया। मेजर उसे गौर से देख रहा था। वो एक एक घोंट पी रही थी। 4 घोंट के बाद मेजर ने उसका हाथ थाम कर कहा, थैंक यू, तुमने साबित कर दिया है। यह आजमाइश भी थी और ख्वाहिश भी कि तुम्हारे लबों की मिठास इसमें मिलाकर पीऊं। वो मुस्कुराकर बोली, और मेरी ख्वाहिश है कि जूस को मुंह लगाने से पहले मुझे मुंह लगाकर देखो और मेरे लबों की मिठास की गवाही दो। वो इस रोमानी पेशकश पर खुशी से झूम गया, झूमकर उस पर झुका। उधर एल्पा की एक उंगली गिलास के अंदर झुकी और जूस में डूब गई। जब वो डूबकर उभरा तो एल्पा ने उसके हाथ में गिलास थमा दिया। इसे हिंदी जुबान में तिरिया चिल्लित्तर कहते हैं, औरत का मकर। वो कुछ देने से पहले बहुत कुछ लेने का सामान कर लेती है। उसने बड़े बड़े ताजदारों के सरों से ताज गिरा दिए। ये गोल्डन ब्रेन क्या चीज़ था। आजकल की हसीनाएं ऐसे ही मकासद के लिए नाखून बढ़ाती हैं। ये नाखून मखरूती उंगलियों के हुस्न में इजाफा करते हैं और ये नाखून अगले का मुंह नोचने या दामन फाड़ने के काम आते हैं। एल्पा ने एक उंगली के नाखून में ऐसा भी कमजोरी की दवा ठूंस रखी थी जो जूस में हल हो गई थी। वो उसके पहलू से उठ गई। उसने गिलास खाली करते हुए कहा, पहले गर्म किया फिर ठंडा पिलाया, अब कहाँ चले? वो दूर होकर बोली, ये देखने के लिए कि प्यासा वहां से यहाँ कैसे आता है। वह हंसते हुए उठा, फिर बैठ गया। हंसी हलक में अटक गई। कांपते हुए हाथ में गिलास पकड़ा नहीं जा रहा था। उसने सेंटर टेबल पर हाथ बढ़ाकर उसे रखा, फिर उस मेज का सहारा लेकर खड़ा हो गया। बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। वो घूर कर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। जिसे देख रहा था वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम? वह उसकी तरफ उंगली उठाकर बोला, एल्पा तुम गद्दारी। वह बोलते बोलते हाँफने लगा। उसने समझ लिया कि अगले चंद लम्हात में और ज्यादा कमजोरी बढ़ेगी। उससे पहले ही बचाव की तदबीर करे। वो सेंटर टेबल पर झुककर टेबल का सहारा लेकर टेलीफोन के पास आया, फिर रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। हाथ इधर उधर जा रहा था, लेकिन उंगलियां रिसीवर को पकड़ नहीं पा रही थी। एल्पा उसके अंदर बैठी हाथ को रिसीवर के आसपास भटका रही थी। वो थरथराते हुए बोला, तुम्हें कौम यहूद और अर्ज़ इसराइल की कसम है, तबाही की तरफ ना जाओ, मुझे संभाल लो। आओ मैं संभालती हूँ, उठो। एल्पा मेजर पर तनवीमी अमल करना चाहती थी। मैंने उसकी सोच में कहा, लंबोडा अभी तक नहीं आया। मुझे उसके पास जाकर यह खुशखबरी सुनाना चाहिए कि मैं मेजर यार्डले को काबू में कर चुकी हूँ। उसने मेरी सोच के मुताबिक ख्याल खानी की परवाज की, फिर लंबोडा के पास पहुंचकर बोली, मैं हूँ एल्पा। हाँ, मुझे अभी आना चाहिए था, मैं दूसरे मामले में मसरूफ हो गया हूँ। इस गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले का क्या बना? बकरा कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। उसने ख्याल खानी के जरिए इतनी तवानाई पैदा की कि वह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए डगमगाते हुए एक बेडरूम में आया, फिर बिस्तर पर चारों शाने चित हो गया। वो इसी बिस्तर तक पहुंचने और फाते बनने के लिए आया था, जबकि बिस्तर किसी का नहीं होता, ना मर्द का ना औरत का। यहाँ जो चित हो जाए वही मगलूब और मातूब होता है। एल्पा ने उसे गहरी नींद सुला दिया। मैं जॉन लंबोडा का मुंतजिर था। वह अभी तक एल्पा के पास नहीं आया था। मुतमईन हो गया था कि ये पूरी तरह शिकंजे में है। अब ना तो नाफरमानी करेगी, ना ही उसे कोई छीन कर ले जा सकेगा। और मैं ये जानना चाहता था कि लंबोडा सोनिया सानी को किन मामलात में मसरूफ रखने वाला है और उसने बीजी थर्माल को कहाँ छुपाया हुआ है। वो मेजर के मुतालिक बताने लगी। लंबोडा किसी को अपने दिमाग में आने और देर तक बातें करने की इजाज़त नहीं देता था। एल्पा के मुतालिक इत्मीनान था कि वो उसकी मामूला और ताबेदार है। अपने आमिल की इजाज़त के बगैर उसके चोर ख्यालात नहीं बढ़ेगी। उसके फरिश्तों को भी मेरे तरीक़ाकार का इल्म नहीं था। वो कभी यकीन नहीं कर सकता था कि जब तक एल्पा उसके दिमाग में बोल रही है तब तक मैं उसके अहम ख्यालात पढ़ता जा रहा हूँ। अपनी मामूला की मौजूदगी के बायस उसे मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं हो सकता था। उसके चोर ख्यालात से मैंने सबसे पहले उसकी रिहाइशगाह का पता मालूम किया, फिर वो जगह मालूम की जहाँ ट्रांसफार्मर मशीन छुपा कर रखी गई थी। लंबोडा और सुपर मास्टर हॉलीमैन आपस में गहरे दोस्त भी थे। मैंने उसके जरिए सुपर मास्टर की रिहाइशगाह का भी पता मालूम किया। फिर ये मालूम किया कि लंबोडा अपने मातहत टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में जाकर कौन कौन से कोड वर्ड्स अदा करता है। इसके बाद मैंने फरहाद बनकर फ्रॉड करने वाले बीजी थर्माल की रिहाइशगाह का पता और उसका मौजूदा हुलिया मालूम किया।
फिर जब मातियत टेलीपैथी जानने वालों के पते मालूम करने लगा तो सिर्फ एक ख्यालख्वानी करने वाले पास्को रूट का पता मालूम हुआ। उसी वक्त एल्पा ने लंबोडा से कहा, अच्छी बात है, मैं मेजर पर तनवीमी अमल करने जा रही हूँ, तुम फुर्सत मिलते ही मेरे पास आ जाना। मैं एल्पा से पहले ही लंबोडा के दिमाग से निकल आया। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं एक एल्पा को अपनी मामूला बनाकर जॉन लंबोडा और सुपर मास्टर के करीब पहुंच रहा था। ये दो बड़ी हस्तियां मुझसे अब छुप नहीं सकती थीं। इनके दो टेलीपैथी जानने वाले बीजी थर्माल और पास्को रूट की रिहाइशगाहों के पते मालूम हो गए। उन सब के कोडवर्ड्स भी याद कर लिए थे। अगर एल्पा और थोड़ी देर लंबोडा के दिमाग में रहती तो मैं उसके दूसरे ख्यालख्वानी करने वाले फ्रेजर और सोनिया सानी की मौजूदा रिहाइशगाह के मुताल्लिक मालूम कर लेता। बहरहाल ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी। किसी दिन सानी और फ्रेजर तक भी पहुंच सकता था। मैंने रसवंती से रब्ता किया, फिर पूछा, कैसी हो? बहुत खुश हूँ। इस ईमान अफरोज़ इदारे में रहकर मेरी दुनिया ही बदल गई है। अली से रब्ता रखती हो? हाँ, 24 घंटों में एक बार ज़रूर उसके पास जाती हूँ। मेरा बच्चा बहुत मसरूफ़ रहने लगा है। अब वो बच्चा नहीं रहा, बच्चे के साथ तुम्हारी बहू है। पता नहीं बहू को कब देखूंगी। पामेला तुम्हें पसंद है? मेरे बेटे की पसंद है, मेरी पसंद है। लेकिन दिल की बात पूछो तो सानी पर दिल लटका हुआ है। तुम्हारी होने वाली बहू ने टेलीपैथी सीख ली है। वो खुश होकर बोली, वाकई? हाँ, मगर उसे दिमागी राब्ता न करना। फिलहाल वो हमें भूल चुकी है। दुश्मनों में दोस्त बनकर रहती है। खुदा ने चाहा तो फिर हमारी हो जाएगी। एक को खुशखबरी सुनाऊं? खुशखबरी कभी पूछकर नहीं सुनाई जाती। मोहतरम बुजुर्ग, अली असदुल्ला तबरेज़ी ने मुझे इजाज़त दे दी है। मैं अमली मैदान में आ रही हूँ। ये तो बड़ी खुशखबरी है। क्या मेरे पास आओगी? अभी नहीं। अली के पास जाओगी? बेटे और बहू के पास जाने को बहुत दिल मचलता है, लेकिन मोहतरम बुजुर्ग फरमाते हैं, मुसलमानों ने सदियों बाद रूसी हुक्मरानों से आज़ादी हासिल की है। नौ आज़ाद जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के मुसलमान इस्लामी रियासत की पायदारी में मसरूफ़ हैं। ऐसे में उन पर आलमी सियासत के साए पड़ रहे हैं। वहाँ अमरीका दोस्ती के नाम पर अपना वही पुराना बदनाम सियासी खेल शुरू कर रहे। ऐसे में हदायत हैं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। ये बहुत ही खुशी की बात है। तुम अमली मैदान में आते ही एक नई इस्लामी रियासत के लिए अपनी खिदमत वक्फ कर रही हो। तुम वहाँ जाकर सूरत हाल का जायजा लो। अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर आऊँगा। सोनिया के पास जाते हो? तुम्हें तो मालूम है कुछ पाबंदियाँ हैं। मैं सिर्फ फजर की आज़ान सुनाने जाता हूँ। वैसे ये पाबंदियाँ समझ में नहीं आई। दीन की तमाम बातें आसानी से समझ में नहीं आती। इन्हें समझने के लिए रूहानी अदराक लाजमी है। बाबा फरीद वास्ती मरहूम ने सोनिया और उनसे होने वाली औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी में ही हदायत दी थी। इन हदायत का रूहानियत से गहरा ताल्लुक है। ज़िंदगी रही तो होने वाले इस बच्चे से रूहानियत का ताल्लुक देखूंगा। फिलहाल मैं ये मालूम करने आया हूँ कि बाबा साहब के इदारे के वो जासूस जो वाशिंगटन में है, उनसे कैसे रब्ता किया जाए। मैं अभी बताती हूँ। उसने इदारे के मुतल्लिका अहदेदार से मुलाकात की। वाशिंगटन DC का फ़ाइल निकाला। उस फाइल में उन अफराद की हिस्ट्री और तस्वीरें थीं जो इदारे से तालीम हासिल करके अमरीका के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। फिर वो एक शख्स की तस्वीर की आंखों में झांकती हुई उसके दिमाग में पहुंच गई। उसे मुखातिब करते हुए बोली, यूसुफ जाहिद, मैं आमना फरहाद यानी साबका रसवंती बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपके ये इस्लामी नाम बहुत पसंद आया है। मेरे लायक कोई खिदमत? फरहाद तुमसे मुखातिब हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ। मैंने पूछा, रसवंती? मुझे क्यों ना बताया कि तुमने नाम तब्दील किया है? बताने के बाद भी रसवंती कह रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, आदतन ज़ुबान से वही नाम अदा हो गया। ये नाम मोहतरम अली असदुल्ला तबरेज़ी ने दिया है। कैसा है? आमना मुसलमानों के लिए नहायत मुकद्दस और मोतबर नाम है। खुदा तुम्हें शादो आबाद रखे। मैं इसी नाम से पुकारूंगा। मैं उसे रुखसत होकर यूसुफ जायद के पास आया। उसे बीजी थर्माल के बंगले का पता बताकर कहा, यहाँ एक सियाफाम नौजवान रहता है, उसकी ऐसी निगरानी की जाए कि उसे शुबा न हो। यह निगरानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन और 1 रात के लिए होगी। आप इस सिलसिले में और क्या चाहते हैं? वो सेहतमंद है। मैं उसे दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला करना चाहता हूँ। ये कोई मुश्किल नहीं है। आप अखबार और टेलीविज़न के ज़रिए ये जानते होंगे कि अमरीका में नस्ली फसादात फैल रहे हैं। गोरे कालों को कत्ल कर रहे हैं, काले गोरों को जहन्नुम में पहुँचा रहे हैं। अगरचे ये फसादात अभी वाशिंगटन में शुरू नहीं हुए हैं। आप हुक्म दें तो कोई भी गोरा उस सियाफाम को ज़ख्मी करके दिमागी तौर पर कमज़ोर बना देगा और किसी को हम पर शुबा नहीं होगा। अमेरिका जो अब वाहिद सुपर पावर है जिससे कोई मुल्क जंग करने की जरूरत नहीं करता है, इसी मुल्क के अंदर स्याह और सफ़ेद फार्मों के दरमियान जंग जारी रहती है। इस जंग में बरसों से ना जाने कितनी माओं की गोद उजड़ चुकी है। आंख और खून की होली किसी भी वक्त शुरू हो जाती है। औलाद से महरूम होने वाली माओं ने MOMS के नाम से एक अंजुमन बनाई है। इस अंजुमन की सदर ब्रेंडा J. मोहम्मद कहती हैं कि गुज़िश्ता 25,000 बेटे सड़कों पर मारे गए हैं। उन मकतूलीन में 70% स्याह फार्म थे। पिछले दिनों 400 फैद फार्म पुलिस वालों ने रोडनी किंग नामी एक स्याह फार्म को बुरी तरह ज़दोकोब किया। दुनिया भर के टेलीविज़न पर यह मंजर दिखाया गया कि 81 सेकंड में पुलिस वालों ने रोडनी किंग को 56 बार बेद और ठोकरें मारी। अमरीकी अदालत से उस मजलूम स्याह फार्म को इंसाफ नहीं मिला तो पूरी स्याह फार्म कौम जंगल में आग की तरह भड़क गई। आज वहाँ जो कुछ भी हो रहा है मैं उस पर बहस नहीं करूँगा। अलबत्ता यूसुफ जायद ने यह बात छेड़ी तो ख्याल आया कि कव्वे ने हंस की चाल चली थी। अपने काले रंग पर सफ़ेद रंग चढ़ाया था। यहाँ बीजी थर्माल ने मुझसे छुपने के लिए अपने गोरे रंग पर काला रंग चढ़ा रखा था। कव्वे की तरह उसकी भी शामत आने वाली थी।
यूसुफ जाहिद ने मेरी हदायत के मुताबिक थरमाल के सामने वाले बंगले का फ़ोन नंबर मालूम किया, फिर रब्ता किया। दूसरी तरफ से एक खातून की आवाज़ सुनाई दी। मैं उसके अंदर पहुंच गया। वो अपने बंगले में अपने एक बेटे और बेटी के साथ रहती थी। मैं बारी बारी उन तीनों के दिमागों में जाता था और उनके जरिए थरमाल के बंगले पर नजर रखता था। यूसुफ जाहिद वहां से 200 गज के फासले पर अपनी कार में था। शाम 6 बजे उस खातून के जरिए मैंने देखा एक स्याफाम दोशीज़ा थरमाल के बंगले के सामने एक कार में आई। वो हॉर्न बजाकर बंगले के मकीन यानी थरमाल को बुला रही थी। मैं समझ गया वो जॉन लम्बोर्डा की बेटी कानोवाना ही हो सकती थी जो अपने महबूब से मिलने आई थी। मैंने यूसुफ जाहिद से कहा, एक स्याफाम लड़की कार लेकर आई है, यकीनन थरमाल उसके साथ कहीं जाएगा, अलर्ट रहो। मैंने खातून के दिल में तजस्सुस पैदा किया कि यह कौन लड़की सामने वाले से मिलने आई है, इसे अच्छी तरह देखना चाहिए। खातून अपने कमरे से दूरबीन ले आई और उसे आंखों से लगाकर देखा। मैंने उसे कार का नंबर पढ़ने पर मजबूर किया। उसी वक्त थरमाल आकर कार में बैठ रहा था। कानोवाना कार स्टार्ट करके आगे बढ़ रही थी। मैंने यूसुफ को कार का रंग और नंबर बताते हुए कहा, कार तुम्हारी तरफ आ रही है। वो अपनी कार से उतरा और बोनट को खोलकर यूं झुक गया जैसे गाड़ी की कोई खराबी दूर कर रहा हो। जरा सी देर बाद कानोवाना अपनी कार ड्राइव करती हुई उसके करीब से गुजर गई। यूसुफ जाहिद ने फौरन बोनट को गिराया और स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठा। फिर कार स्टार्ट करके ताक़ुब में चल पड़ा। अमेरिका में वाशिंगटन की एक ज़बरदस्त सियासी अहमियत है, इसलिए हुकूमत ने गोरों और कालों के दरमियान अमन अमान कायम रखने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। यही वजह थी कि कानोवाना और थरमाल आज़ादी से घूमने फिरने निकले थे। वो एक लंबी ड्राइव के बाद वाशिंगटन चैनल के किनारे से गुजरते हुए ईस्ट पोर्टा में एक पार्क में आए। वहां दूर तक चेरी ब्लॉसम के सायादार दरख्त थे। यूसुफ जाहिद ने कहा, यहाँ ट्रेलर कैंप में ये दोनों कुछ खाने पीने जाएंगे। मैंने कहा, तुम भी वहां जाओ। वेटर और काउंटर गर्ल की आवाज़ मुझे सुनाओ। वो कार से उतरकर देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे की बाह में बाह डाले हंसते बोलते हुए एक मेज़ की तरफ आकर बैठ गए। एक वेटर उनके पास आया। जब वो ऑर्डर लेकर जाने लगा तो यूसुफ जाहिद ने उसे रोककर पूछा, क्या मेरी मेज़ पर भी तुम ऑर्डर लेते हो? नो सर, मैं दूसरे वेटर को भेजता हूँ। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर यूसुफ से कहा, शीशी जेब में रख दो। उसने वेटर की जेब में छोटी सी शीशी रख दी। पिछले कई दिनों से हर महाज पर यही तरीक़ाकार अपनाया जा रहा था। दिल्ली में पारस ने ईला और कैप्टन रंजीत के ऐसे ही तरीके को उलट दिया था। जोलान की पहाड़ी बस्ती मली तैमूर ने एल्पा पर यही दावा आजमाया। एल्पा ने मेजर की खोपड़ी इसी तरह उल्टाई। अब मैं थरमाल के साथ यही सलूक कर रहा था। दरअसल किसी के दिमाग में जगह बनाने का यह ऐसा नुस्खा था कि दूसरे दुश्मनों को शुबा नहीं होता था। अगर थरमाल को जख्मी किया जाता तो लम्बोर्डा को शुबा हो जाता। मैंने वेटर के जरिए कॉफ़ी को वो कप थरमाल तक पहुंचाया जिसे पीने के बाद वो मेरा शिकार हो गया। मैंने कानोवाना के सामने उसे कमज़ोरी जाहिर नहीं करने दी। उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाकर अपनी तरफ से उसके अंदर तवानाई को बरकरार रखा। फिर उसकी ज़ुबान से कहा, डार्लिंग, अभी मुझे खुफिया पैगाम मौसूल हुआ है, वापस चलो। वो उठकर वेटर को बिल अदा करने लगा। कानोवाना ने कार की तरफ चलते हुए कहा, आज की रात तो हम साथ गुजारने वाले थे। ज़रूर गुजारेंगे, मैं सिर्फ 11 बजे तक मसरूफ़ रहूँगा। तुम ठीक 11 बजे मेरे बंगले पर चली आना। मैं कार में वहाँ से रवाना हुआ। वो कार में वहाँ से रवाना हुए। मैंने उसके ज़रिए कानोवाना से कह दिया कि बात ना करे, वो ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ है। इस तरह मैं उसकी कमज़ोरी को छुपाता रहा। वो उसे बंगले में छोड़कर चली गई। मैंने उसे गहरी नींद सुलाया और सलमान के पास जाकर कहा, अपनी बेटी सानी की फिक्र न करो, वो हमारी नज़रों में रहेगी। हम उनके टेलीपैथी जानने वालों को अपने काबू में करते रहेंगे तो सानी दूर होने के बावजूद हमारे साय में रहेगी। मेरे दिमाग में आओ। वो आया। मैं उसे यूसुफ जाहिद के पास ले आया। फिर उससे बोला, अब सलमान तुम्हारे पास रहेगा। लम्बोर्डा के टेलीपैथी जानने वाले पास्को रूट का पता और फ़ोन नंबर नोट करके सलमान के साथ मिलकर पास्को रूट को भी थरमाल की तरह ट्रैप करो। फिर सलमान, तुम उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाओगे। बहुत होशियारी और एहतियात से काम करना। जॉन लम्बोर्डा के मुंह से लुकमा छीनना आसान नहीं होगा। मैं उन्हें हदायत देकर थरमाल के पास आया। वो गहरी नींद में था। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग में कहा, हेलो थरमाल, मेरी आवाज़ पहचान रहे हो? हाँ, ये फरहाद अली तैमूर की आवाज़ है। इस आवाज़ को कैसे पहचानते हो? मुझे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने से पहले फरहाद बनाने की भरपूर ट्रेनिंग दी गई थी। उसकी आवाज़ और लहजे की प्रैक्टिस कराई गई थी। फिर तुमने फरमोना जैसी मासूम और मजलूम लड़की को फरहाद बनकर परेशान किया और ये जाहिर करना चाहा कि फरहाद इंसान नहीं शैतान है। हाँ, मैंने सोचा इस तरह फरहाद अपनी बदनामी से बुरी तरह मुश्तिल होकर मेरे मुकाबले पर जाहिर हो जाएगा। तुम्हें कामयाबी हुई? हाँ, मेरी हिकमत अमली से फरहाद 2 बार जाहिर हुआ। पहली बार पेशावर के एक रेस्ट हाउस में चारों तरफ से घेरा गया था, लेकिन वो बच निकला। दूसरी बार वो सरफराज खान बनकर फरमोना से इश्क करने आया। इस बार भी मेरे आदमियों ने उसे अच्छी तरह घेर लिया। ये सब दुश्मन ही मानते हैं कि वो बहुत ही माहिर जंगबाज है। अपनी हाजिर दिमागी से जंग का नक्शा पलट देता है। फरहाद अब कहाँ है? मैंने कहा ना, वो जंग का नक्शा बदल देता है। पहले मैं उसके पीछे था, वो मेरे पीछे पड़ गया है। पता नहीं उसे मेरा ठिकाना कैसे मालूम हो गया था। मैं बड़ी मुश्किलों से छुपकर यहाँ आया हूँ। वो यहाँ भी आएगा तो क्या करोगे? यही सोचकर हाथ पांव फूल रहे हैं। बस एक लम्बोर्डा का सहारा है, वही मेरी मुसीबतों में काम आता है।
लंबोडा से तुम्हारी मुलाकात कैसे होती है? वो मुझसे उस वक्त मिलता था जब मैंने टेलीपैथी नहीं सीखी थी। मैं उसका शागिर्द था, उसे खुश करने के लिए उसकी बेटी का दीवाना आशिक बन चुका हूँ। क्या उसकी बेटी से इश्क नहीं करते हो? फिलहाल तो कर रहा हूँ, जब तक लंबोडा की सरपरस्ती रहेगी। मैं गोरा होकर भी उस काली को बर्दाश्त करता रहूंगा। मैंने उस पर अमल किया, उसे अपना मामूल बनाया, फिर उसे 11 बजे तक सोने के लिए छोड़ दिया। 11 बजे कानू माना उसके पास आने वाली थी, इसलिए मैंने सुबह तक के लिए थरमाल को ढील दे दी। मैंने पारस की दास्तान वहां मुनक़ता की थी, जहां वो रमना को एक होटल में छोड़कर ईला और कैप्टन रंजीत से निमटने गया था। फिर दोनों को खूब उलझाते हुए बेनकाब कर चुका था। रात तंजीम के आला ओहदेदार पारस से बहुत खुश थे, उसकी जहानत और सलाहियतों के गुण गा रहे थे। उसने ईला जैसी गैर मुल्की एजेंट के साथ आस्तीन के सांप कैप्टन रंजीत को भी सबूत के साथ गिरफ्तार कराया था। तंजीम के ओहदेदारों ने पारस से मुलाकात की, उसे एक प्राइवेट बंगले में बुलाया। फिर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफिया करते हुए एक ने कहा, हमारी तंजीम के अंदर छुपे हुए गद्दार को ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल था। फिर हम कैप्टन रंजीत पर भी कभी शुबा नहीं कर सकते थे। तुमने उसके खिलाफ सबूत पेश करके हमें उलझा दिया है कि अब हमें किसी ओहदेदार पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरे ओहदेदार ने कहा, हमने सोचा था तुम्हें पूरी तरह ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान वापस भेज देंगे, वहां तुम हमारे लिए जासूसी करोगे, लेकिन यहाँ तो हमारे ही अंदर चोर छुपे बैठे हैं। हमें अपने अंदर के चोरों को पकड़ने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। तीसरे ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया है। ट्रेनिंग सेंटर से पास होने और तंजीम में कोई छोटा सा ओहदा हासिल करने के लिए 2 साल लगते हैं। तुमने 2 ही दिनों में ऐसे कमालात दिखाए हैं कि ट्रेनिंग सेंटर के तमाम इम्तिहानात तुम्हारे सामने बचकाना लग रहे हैं। देश पांडे ने मुस्कुराकर कहा, कुछ मेरी भी तारीफें करो, पाकिस्तान से कैसा हीरा चुनकर लाया हूँ। एक ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम क़यामत की नज़र रखते हो और हमेशा काबिल लोगों का इंतखाब करते हो। देश पांडे ने कहा, एंजला, ईला, शिवचरण और कैप्टन रंजीत के बेनकाब होने के बाद हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। उन पर मुकदमा चलेगा, लेकिन यहूदी तंजीम मूसाद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है, वरना ये लोग हमारे अंदर सुरंग बनाते रहेंगे। हमने हुक्म जारी किया है कि 24 घंटों के बाद यहाँ मूसाद का न दफ्तर रहेगा और ना ही उसका कोई जासूस नजर आए। अगर कोई नजर आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार होने वाला मुजाहमत करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। ये पारस का एक कारनामा था कि वो यहूदी तंजीम को वहां से उखाड़ रहा था। अगरचे वो यहूदी भारत में थे, लेकिन वहां से पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। भारतीय हुकूमत खुश थी कि वो लोग भारत के साए में रहकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पारस ने साबित कर दिया कि यहूदी अपने बाप के भी नहीं होते। भारत की जड़ों में बैठकर भारत की ही जड़ें काट रहे थे। एक आला ओहदेदार ने पारस से कहा, हमाद, तुम भारत ही में रहोगे, हमारे अंदर छुपे हुए गद्दारों को तलाश करोगे। यहूदी तंजीम खत्म हो जाएगी, लेकिन बाहर से दूसरे यहूदी दूसरे रूप में आएंगे। तुम ऐसे लोगों को बेनकाब करोगे। कल तुम्हें एक खसूसी कार्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए तुम वजीरों, गवर्नर्स और मुल्क के दीगर काबरीन के प्राइवेट इजलास में और तकरीबात में बेरोक टोक जा सकोगे। पारस ने कहा, ऐसे यह कार्ड मेरे असिस्टेंट के लिए भी ज़रूरी होगा। तुम किसे असिस्टेंट बनाना पसंद करोगे? रमना को? वह तो अनट्रेंड है, जेर तरबियत है, मेरे साथ रहकर तरबियत हासिल करेगी, आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। ये जिम्मेदारी तुम लेते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक आला ओहदेदार ने 2 लिफाफे उसे देते हुए कहा, यह दावतनामे तुम्हारे और रमना के लिए है। आज शाम वजीर खुराक R.K. भंडारी की साहबजादी की शादी है। वजीरों के यहाँ कोई तकरीब हो तो दुश्मन दोस्त के भेस में आते हैं, तुम्हें वहाँ आंखें खुली रखनी है। वो ज़रूरी गुफ्तगू के बाद देश पांडे के साथ बंगले से बाहर आया, फिर उसकी कार में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, क्या बात है अमाद, मेरी भतीजे में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हो? तुम्हें एतराज़ है तो नहीं लूँगा। खबरदार, आइंदा मुझे तुम नहीं आप कहना और अंकल कहकर मुखातिब करना। ये अंकल क्यों बन रहे हो? मैं रमना का अंकल हूँ। उसके ताल्लुक से मुझे और क्या कहोगे? यानी तुम चाहते हो मैं भारतीय फिल्मों की तरह रमना से किसी मंदिर में शादी करूं और तुमसे आशीर्वाद लेने आऊं? वो हंसते हुए बोला, जब आशीर्वाद दूंगा तो फिर मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। पारस ने बड़ी संजीदगी से पूछा, क्या तुम्हारे धर्म में शादीशुदा मर्द दूसरी शादी कर सकता है? करने वाले कर लेते हैं, मगर यह हमारे कल्चर में नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि बांग्लादेश में मेरी एक बीवी है। तुम तो जानते हो बंगाली औरतें बहुत बच्चे पैदा करती हैं। जब उसने 7 पैदा कर दिए तो घबरा कर भाग आया। देश पांडे ने हैरानी से पूछा, तुम 7 बच्चों के बाप हो? 7 नहीं, 9 बच्चे। अभी 7 कह रहे थे, फिर 9 कैसे हो गए? 2 पाकिस्तानी बीवी से हुए। क्यों मजाक करते हो? तुम्हारी उम्र क्या है? पांडे, तुम बड़े तजुर्बेकार बनते हो, खुद ही बताओ मेरी उम्र क्या है? उसने कार रोक दी, पारस को बगौर देखा और सोचते हुए कहा, 22 से ज़्यादा के नहीं लगते, ज़्यादा से ज़्यादा 25 बरस के हो। चलो 26 कहता हूँ, फिर मौका देता हूँ, सही बताओ। भाई तुम 28 से ज़्यादा के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे गलत हिसाब लगाने से क्या मेरी पैदाइशी तारीख बदल जाएगी? मैं 30 और 2 का यानी 32 बरस का हूँ। वो कार आगे बढ़ाते हुए बोला, यकीन नहीं आता, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। वो थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, मेरी भतीजी 18 बरस की है और तुम 2 बीवियों और 9 बच्चों वाले हो। ये मुनासिब नहीं है। हाँ, 9 बच्चे मुनासिब नहीं है।
मैं सिर्फ बच्चों की नहीं, तुम्हारी उम्र की और 2 बीवियों की भी बात कर रहा हूँ। तुम रमना से दूर रहो। पारस ने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, यह दावतनामा रमना के लिए था, इसे वापस कर दो। इसे वापस कैसे कर दूं? यह तुम दोनों की ड्यूटी है, सरकारी मामला है। मैं कह दूंगा कि रमना मेरी असिस्टेंट नहीं रहेगी। तुम्हें एतराज़ है? कैसी बातें करते हो? क्या तंजीम में मुझे जलील करोगे? मुझे तुम दोनों के साथ ड्यूटी देने पर एतराज़ नहीं है, मगर दूसरे मामले में उससे दूर रहो। वो होटल में आए। रमना नींद से बेदार होकर गुसल वगैरह से फारिग होकर हमाद का इंतजार कर रही थी। उसकी नींद के दौरान मैंने उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को पराई सोच की लहरों के लिए लॉक कर दिया था, ताकि कोई यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाला रमना के दिमाग में आकर पारस के लिए मुश्किलात न पैदा करे। रमना ने उसे देखते ही कहा, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुजरिमों को पकड़ने गया था। मैं भी जासूस हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती थी। देश पांडे ने कहा, बेटी, आज हमाद ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो तुम्हारे बस का नहीं था। इसकी वजह से तुम्हें एक बहुत बड़ा एजाज़ मिल रहा है। तुम्हें रात तंजीम का खुसूसी कार्ड मिलेगा, जिसकी रूह से तुम्हें जासूसा तस्लीम किया जाएगा, और वो कार्ड दिखाकर तुम किसी भी मिनिस्टर के राजमहल में दाखिल हो सकोगी। वो खुश होकर बोली, ओह, आई लव यू हमाद। पांडे ने कहा, यह लव वाला मामला नहीं चलेगा। पारस ने कहा, हाँ रमना, ये लव वाला मामला नहीं चलेगा। उसने पूछा, ये क्या बात हुई? बात यह है कि हमाद की 2 बीवियां और 9 बच्चे हैं। क्या? रमना का मुंह हैरत से खुल गया। फिर वो कड़क कर बोली, ये झूठ है। पांडे ने कहा, यह सच है। वो बोली, ये झूठ है, 9 बच्चे नहीं हो सकते। पारस ने कहा, एक साथ नहीं हुए थे। तुम चुप रहो, हम चचा भतीजी को बोलने दो। वो बोली, अंकल, अभी तो ये खुद बच्चा है, इसके बच्चे कैसे हो सकते हैं? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये बच्चा है? मैं जानती हूँ, हॉस्टल में एक रात इसके साथ गुजार चुकी हूँ। देश पांडे झींप गया, फिर बोला, मुझे पता है, वो तुम्हारी मजबूरी थी, इसके कमरे में जा फंसी थी, लेकिन आइंदा मोहब्बत में फंसने वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो बोली, बच्चे जवान हो जाएं तो बुजुर्गों को उनके मामलात में नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्गों को नसीहत करने का हक होता है। इसने 7 बांग्लादेश में पैदा कराए, 2 पाकिस्तान में और अब हिंदुस्तान में। नहीं, हरगिज नहीं। तुम इससे दूर रहोगी, चलो मेरे साथ। पारस ने कहा, लेकिन तुमने कहा था ये ड्यूटी के वक्त मेरे साथ रहेगी। हाँ, शाम को 7 बजे शादी है, रमना वहां पहुंच जाएगी। सॉरी अंकल, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे हमाद से मालूम करना है कि शादी की तकरीब में हमारी मसरूफियात क्या रहेंगी। ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। अंकल, मैं ये समझ गई हूँ कि हमाद के साथ काम भी करना है और इससे दूर दूर भी रहना है। मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। प्लीज़, आप हमें प्लानिंग करने के लिए तनहा छोड़ दें। उसने गुस्से से देखा। रमना ने कहा, आपको मेरी उम्र मालूम है, मैं बालिग हूँ और बालगों पर अपनी मर्जी ठोंसी नहीं जाती। वो पाँव पटकता हुआ दरवाजे तक गया, फिर पलट कर बोला, हमाद, मैं तुमसे उम्र में 2 गुना हूँ। तुम मेरे सामने बच्चे हो, फिर भी मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया, तुम्हें यहाँ लाकर आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन तुम मेरे पांव तले से ज़मीन निकाल रहे हो। तुम होटल से बाहर आओ, तुमसे समझ लूंगा। वो बाहर आ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। वो कॉरिडोर में खड़ा होकर सोचने लगा, यहाँ से कैसे जाऊँ, भतीजी अंदर है। वो चाहता था कि उसकी भतीजी रमना रात तंजीम में ऊंचा मुकाम हासिल करे। हमाद 2 बरस की ट्रेनिंग से निजात दिलाकर वो मुकाम उसे दिला रहा था। पांडे को यकीन था कि वह हमाद के साथ काम करती रहेगी तो तरक्की की मंजिलें तय करती हुई एक दिन आलमी शोहरत भी हासिल करेगी। अब यह परेशानी लाहक थी कि वो हर मुल्क में बच्चे पैदा करता जाता है। ऐसे में रमना को उसके साथ काम करना चाहिए या नहीं। वो होटल के कॉरिडोर में खड़ा हुआ सोच रहा था। फिर दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला, हमाद, एक अच्छी तदबीर सूझ रही है। आज से मैं भी तुम दोनों के साथ हर मामले में रहूंगा, शादी की तकरीब में भी आऊँगा। मुझे भी अपने प्लानिंग में शामिल करो। दरवाज़ा खोलो। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर मौसीकी की आवाज़ आने लगी। उन्होंने रेडियो या टीवी ऑन कर दिया था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला था। वो अपने दिल को तसल्ली देते हुए बोला, मैं जानता हूँ यह सरकारी मामले में मसरूफ़ है, बस आज के ज़मानों में यही खराबी है कि वो हम बूढ़ों का तजुर्बा शामिल नहीं करते। फिर वो होटल से बाहर जाते हुए बुड़बुड़ाया, शरीर कहीं के, सरकारी मामले में भी मौसीकी सुनते रहते हैं। भारत में जो गुर्बत है वो काबिल दीद है। भूखे और नंगे लोग तस्वीरों में काबिल दीद होने के बावजूद देखे नहीं जाते। गदागर अमूमन हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब इतने मजबूर और फाका ज़्यादा होते हैं कि मांगते मांगते कदमों में गिर जाते हैं। यह सरासर इंसानियत की तौहीन है और भारतीय हुकूमत की बेहिसी और बेपरवाही है। या फिर यह सोच लिया गया है कि जिनके मुकद्दर में फुटपाथ पर ईंगना होता है वो कीड़े मकोड़े बनकर ही जिंदगी गुजारते हैं और भारतीय हुक्मरान उनकी बदबख्ती से लड़ने के काबिल नहीं है। R.K. भंडारी वजीर खुराक और ज़राअत था। भारतीय स्वाम का अंदाता था। उसने घर घर अनाज पहुंचाने के लिए राशन कार्ड का सिस्टम जारी रखा था। ये जानता था कि अवाम का वोट लेकर उसे वजीर बनाने वाले बनिए और महाजन अनाज को गोदामों में छुपाते हैं, राशन कार्ड पर बनाए नाम अनाज देते हैं, बाकी ब्लैक में कमाने के लिए गायब कर देते हैं। भंडारी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता था, बल्कि उन्हें सारंगों पर बिठाता था। उसने बेटी की शादी में ऐसे ही 2000 महाजनों और सरमायादारों को मदऊ किया था। अपनी महलनुमा कोठी के सामने 300 गज के वसी ओरीज मैदान में शामियाने और कनातें लगवाई थीं। अंदर और बाहर इतने बल्ब और ट्यूबलाइट्स की रोशनी की थी कि रात को दिन बना दिया था। दूर की मौसीकी का शोर सुनाई दे रहा था। शामियाने के साए में अमीर कबीर औरतों और मर्दों के कहके गूंज रहे थे।
पारस रमना के साथ कार में आया। एक जगह कार को पार्क करके दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो शामियाने के बाहर भूखे और नंगे लोगों को देखा। नंगे यूं थे कि सिर्फ सतरपोशी के लिए छोटा सा फटा पुराना कपड़ा बदन पर नजर आ रहा था। 10-12 बरस के बच्चे बिल्कुल बेलिबास थे। ये 10-12 नहीं थे, कनातों के चारों तरफ भटक रहे थे। बासमती चावलों की बिरयानी की खुशबू उनकी भूखी रूहों को झिंझोड़ रही थी। ये कनातों के करीब जाते थे तो हाथों में डंडे लिए हुए सिपाही उन्हें मार मार कर भगा देते थे। ये बात नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है, ऐसे मनाजिर बांग्लादेश और अफ्रीकी ममालिक में भी नजर आते हैं। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रोटी के भूखे कम हैं, लेकिन जिंदगी की दूसरी ज़रूरियात के भिखारी हैं। और हमें कहने सुनने में शर्म ना आए तो हम ज़्यादातर अमेरिका के भिखारी हैं। यहाँ भारत में यह मंजर गैर इंसानी था कि कनातों के अंदर सेहतमंद लोग पेट भर भर कर खा रहे थे और कनातों के बाहर इसी मुल्क में इसी मैदान में अपनी भूखी कौम को डंडे मारकर भगा रहे थे। और ये वजीर खुराक के यहाँ शादी की तकरीब में हो रहा था। पारस ने रमना से पूछा, ये कैसा मंजर है? वो बोली, हम यहाँ अपनी ड्यूटी पर आए हैं। ये भूखे हमारा मसला नहीं है हमारा मसला है। जब हम खाते हैं और ये मुंह देखते हैं तो ये शर्म का मसला है कि इंसानियत को शर्म क्यों नहीं आती। अगर आज़ादी के पहले दिन से आज 44 साल तक इस मुल्क में भूखों की तादाद बढ़ती गई है तो यह हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो फौजी ताकत बढ़ाकर एशिया में सुपर पावर बन रही है या करोड़ों की तादाद में जनता को भूखा रखकर सुपर बेशरम बनती जा रही है। वो बातें करते हुए शामियाने में आए। अगरचे बिरयानी और दीगर खानों की खुशबू आ रही थी, लेकिन अभी खाना शुरू नहीं हुआ था। लगन मंडप में दुल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। पंडित जी संस्कृत में मंत्र पढ़ते हुए उन्हें शादी के बंधन में बांध रहे थे। रमना और पारस ने मिस्टर R.K. भिंडारी से मुसाफिया करते हुए चुपके से कहा, हम स्पेशल ड्यूटी पर हैं। यहाँ मुखालिफ पार्टी के लोग हों या किसी पर शुबा हो तो हमें बताएं। भिंडारी ने अपने सेक्रेटरी को हुक्म दिया, जो हमारे मुखालिफ हैं और हमारी नज़रों में मशकूक हैं उनकी शक्लें उन्हें दूर से दिखाओ। पारस और रमना सेक्रेटरी के साथ एक तरफ गए। मैं भिंडारी के ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रहा था, इक़्तिदार में रहकर अवाम के मसाइल हल करने मुमकिन नहीं है, क्योंकि हुकूमत की गद्दी पर बिठाने वाले ब्यूरोक्रेट महाजनों और सरमाएदारों को खुश रखना पड़ता है। अभी उसने पुलिस अफसरान को हुक्म दिया था कि बाहर भूखी जनता पर डंडे न बरसाए जाएं, वरना हुकूमत बदनाम होगी। अखबारी फोटोग्राफर्स पर कंट्रोल रखा जाए, वरना वो ऐसी तस्वीरें अखबारात में शाया करेंगे। वजीर खुराक के घर के सामने ऐसा होगा तो अपोजिशन वाले मौके से फ़ायदा उठाएंगे, जनता को हमारे खिलाफ भड़काएंगे। वह परेशान होकर बुड़बुड़ाने लगा, ये छोटी ज़ात के भूखे नंगे लोग मरते क्यों नहीं? हम एक वक्त भूखे नहीं रह सकते और ये सदियों से भूखे रहकर जिंदा चले आ रहे हैं। मैं उस मुफाद परस्त सियासतदान को छोड़कर रमना के पास आया। एक लीडर उसमें दिलचस्पी लेते हुए कह रहा था, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देखकर निगाहों के सामने शराब छलकने लगती है। अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारी माँ के पेट में थी। अब रिश्ता समझो और शराब छलकाओ। वो गुस्से से बोला, शट अप, जानती हो मैं कौन हूँ? ऑपोजिशन का मजबूत बाजू हूँ। ये मिनिस्टर भंडारी साहब समझ रहे थे मैं मुखालिफ पार्टी का बाजू। ये दावत देंगे तो नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आ गया। अब ये परेशान है कि मैं इतनी बड़ी पार्टी में क्या गुल खिलाने वाला हूँ। रमना ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसे ज़बरदस्त हैं कि भिंडारी जैसे मंत्री भी आपसे घबराते हैं। अब तो मैं ज़रूर शराब छलकाऊंगी। वह रमना का हाथ थाम कर उस तरफ जाने लगा जहाँ VIPs के लिए वलायती महंगी शराब का इंतजाम किया गया था। उसकी सोच ने बताया उसका नाम आत्माराम है। मिनिस्टर भिंडारी ने जिस इदारे को 2000 अफराद के खाने तैयार करने का ऑर्डर दिया था, आत्माराम के 2 आदमियों ने उस इदारे में जाकर खुफिया तौर से तमाम खानों को जहरीला बना दिया था। अब वही खाना मेहमानों के लिए पहुंचा हुआ था। मैंने पारस से कहा, रमना आत्माराम को रिझा रही है, मैं दोनों को एक गोशे में ले जाता हूँ। तुम पुलिस अफसरान के साथ जाओ और खाने का इंचार्ज से कहो जब तक हुक्म ना दिया जाए खाना देगों से ना निकाला जाए। फिर तुम आला अफसरान के साथ आत्माराम के पास जाओ। उधर आत्माराम ने बार के हिस्से में आकर एक बोतल खोली। फिर रमना से पूछा, तुम क्या पियोगी? मैंने बोतल को उसके मुंह से लगाया और सोडे या पानी के बगैर कई घूंट उसके हलक में उतार दिए। रमना ने उसके हाथ से बोतल लेकर कहा, ऐसे नहीं, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। उसने गिलास में विस्की भर के दी। वो बोला, तुम्हारे सामने जोश में आकर सोडे के बगैर पी गया, अब तो सोडा मिला दो। मैं मोहब्बत में और शराब में मिलावट पसंद नहीं करती। वो झूम कर बोला, वाह जाने मन, क्या गजब की बात कह दिया तुमने। जी चाहता है कि मैंने वो गिलास मुंह से लगा दिया। वो एक ही सांस में पीने लगा। मैंने रमना के जरिए देखा पारस आला अफसरान और सिपाहियों के साथ आ रहा था। मैं आत्माराम के अंदर पहुंचा। वो मेरी मर्जी के मुताबिक गिलास खाली करते हुए बोला, मेरी जान, आज मजा आएगा। भिंडारी की वजारत खाक में मिल जाएगी। रमना ने पूछा, खाक में कैसे मिलेगी? मेरे आदमियों ने तमाम खानों में जहर मिला दिया है। जब हुकूमत के बड़े बड़े लोग ये खाने खाकर मरेंगे तो जरा सोचो हमारे महामंत्री भिंडारी का अंजाम क्या होगा। पारस के हुक्म से शादी की वीडियो फिल्म बनाने वाले आत्माराम की तरफ घूम गए थे। ऑडियो रिकॉर्डर ऑन हो गया था। रमना ताजुब से पूछ रही थी, क्या तुमने तमाम खानों में सचमुच जहर मिलाया है? बिल्कुल सचमुच मिलाया है। मेरी जान, तुम ना खाना, भूख लगे तो मुझे खा लेना। वैसे खाने की चीज़ तो तुम हो। हाय क्या हुस्न है, क्या शबाब है। लेकिन शराब के साथ शबाब का नहीं, कबाब का मजा आता है। मैं तुम्हारे लिए कबाब लाती हूँ। वो जाने लगी। वो हाथ उठाकर चीखते हुए बोला, अरे कबाब में भी जहर है?
तुम मुझे जहर खिलाना चाहती हो, मुझे नशे में समझकर उल्लू बनाना चाहती हो। मैं बहुत होशियार हूँ। सोडे के बगैर खालिश शराब दिमाग पर चढ़ गई थी। अब मैं उसे मजबूर नहीं कर रहा था, वो खुद ही बोल रहा था। प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स उसकी बातें नोट कर रहे थे, उसकी तस्वीरें उतार रहे थे। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद ऐलान किया गया कि वो कितने भयानक जुर्म का मुर्तकिब हो रहा था। आज यहाँ चंद मिनटों में मिनिस्टर भंडारी के 2000 मेहमानों को मौत के घाट उतारने वाला था। अगर उसके जुर्म का भेद ना खुलता तो ऐसी जहर खुरानी के सहाने को हुकूमत की नाअहली के खाते में डालकर ऑपोजिशन वाले जनता को हुकूमत के खिलाफ खूब भड़काते। तमाम खानों के तिब्बी मुआयने के बाद आत्माराम का जुर्म साबित हो गया था। वो ऑपोजिशन का बहुत मजबूत हाथ था, हुकूमती पार्टी के खिलाफ जबरदस्त चालें चलता था, भंडारी का दुश्मन था। लेकिन उसकी दावत में यह साबित करने आया था कि वो भी जहरीला खाना खाने वालों के साथ था, इसलिए उसने अपोजिशन के किसी आदमी ने जहर नहीं मिलाया है। उसकी प्लानिंग थी कि वो खाना शुरू होते ही शराब पीना शुरू कर देगा, ताकि ये बहाना रहे कि पीने वाले पीने के बाद खाते रहे। ऑपोजिशन पार्टी को चुप लग गई थी। उनका अहम ठोस आदमी सबूत के साथ गिरफ्तार हुआ था। अब वो अपने गुंडों को हुक्म दे चुके थे कि उस लड़की को उठाकर लाओ जिसने आत्माराम को बहुत ज्यादा पिलाकर आउट करा दिया था। तमाम मेहमानों में सनसनी और दहशत फैल गई थी। वो एक दूसरे से कह रहे थे, अगर खाना खा लेते तो क्या होता, सबका राम नाम सत्य हो जाता। दूसरे खाने का इंतजाम हो रहा था, लेकिन वो खाना नहीं चाहते थे। भंडारी को बेटी की शादी की बधाई देकर वापस जाना चाहते थे। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी हुकूमत का एक मंत्री हाथ जोड़कर विनती करता है आप ना जाए। अच्छी तरह तिब्बी मुआयने के बाद आपको खाना पेश किया जाएगा। दुश्मनों ने रंग में भंग डालने की कोशिश की थी, हमारे ज़हीन सुराग रसानों ने कोशिश को नाकाम बना दिया है। हम बहुत ज़्यादा चौकस हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। भंडारी के सामने दूर तक मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। उसने रमना और पारस को बुलाकर मेहमानों से कहा, इन दोनों को यूं तो डिपार्टमेंट की तरफ से तरक्की मिलेगी, लेकिन मैं आपके सामने इनको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बोलो रमना, बोलो हमाद, क्या चाहते हो? रमना ने कहा, मैं वो इनाम चाहती हूँ जो आपके जरिए भगवान से मिलता है। मैं आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। सब लोग तालियां बजाने लगे। मेहमान औरतों ने कहा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हम सुबह पूजा में तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। पारस ने कहा, देश के मसाइल सिर्फ दुआओं से हल नहीं होते, दवाएं भी ज़रूरी हैं। आपकी मोहब्बत और हमदर्दी भी लाजमी है, इसलिए मैं सिर्फ श्री भंडारी जी से नहीं, आप तमाम से भी इनाम चाहता हूँ। क्या आप सब अभी मुझे इनाम देंगे? सब लोग कहने लगे, देंगे, अभी देंगे, मांगो, क्या मांगते हो? पारस ने अपनी कमीज का दामन दोनों हाथों से थामकर भीख मांगने के अंदाज में कहा, मैं उन भूखे और नंगे लोगों के लिए भीख मांगता हूं जो शामियाने से बाहर खाना मांगने के जुर्म में डंडे खा रहे हैं। वो सब गुमसुम से होकर सुनने लगे। वो बोला, मैं मुसलमान हूं, हमारे यहाँ जान का सदका दिया जाता है। आज आप सबकी जानें जाते जाते बच गईं, आप अपनी जानों का सदका दें। आप सब मुल्क के काबरीन हैं, आपकी मजबूत आवाज़ देश की असम्बलियों में पहुंचेगी तो आपकी फाका करने वाली गरीब जनता को डंडों के बगैर रोटियां मिल जाया करेंगी। इस देश के वजीर खुराक ने इनाम मांगने को कहा तो मैंने मांग लिया, अब इनाम के इंतजार में करता रहूंगा। भंडारी ने कहा, मैं वादा करता हूं असम्बली में सबसे पहले यही मसला उठाया जाएगा और गरीब जनता की भूख मिटाने का फौरी हल तलाश किया जाएगा। इस वक्त जितने भूखे बाहर हैं, मैं उनके लिए अभी खाना मंगवा रहा हूं। सब लोगों ने तालियां बजाईं। दूसरे खानों का तवज्जो से तिब्बी मुआयना किया गया। मर्द औरतें बच्चे खाने में मसरूफ हो गए। रमना और पारस शामियाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर दुश्मनों को ताड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक खातून ने रमना से कहा, बेटी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे मेरी कार तक पहुंचा दो। वो खातून को सहारा देकर शामियाने के बाहर पार्किंग वाले हिस्से में लाई, फिर उसे कार तक पहुंचाकर जाना चाहती थी। औरत ने परस से रिवॉल्वर निकालकर हुक्म दिया, तुम वापस नहीं जाओगी, कार में चुपचाप बैठ जाओ। रमना ने रिवॉल्वर देखते ही पूछा, यह क्या मजाक है? मजाक समझकर जाना चाहोगी या शोर मचाओगी तो मुंह से आवाज़ निकलने से पहले ही गोली मार दूंगी। आखिरी बार कहती हूँ, बैठ जाओ। मैंने रमना को कार की पिछली सीट पर बैठने के लिए माइल किया। वो बैठ गई। दो अफराद तेजी से आकर उसके दाएं बाएं बैठ गए। एक शख्स ने स्टीयरिंग संभाली, फिर कार को स्टार्ट करके उसे ड्राइव करते हुए एक सिमत जाने लगे। मैंने पारस से कहा, रमना अगवा की जा रही है, अपनी कार में जाओ, मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा। मैं फिर रमना के पास आ गया। उसके दाएं तरफ बैठा हुआ शख्स कह रहा था, तुमने बड़ी मक्कारी से आत्माराम को गिरफ्तार कराया है, तुम्हारी जैसी लड़की को ही हसीन बला कहती हैं। बाएं तरफ वाले ने कहा, मक्कारी करते वक्त तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आया कि कैलाश राठौर तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करेगा? कैलाश राठौर ओपोजिशन पार्टी का लीडर था। पिछले इलेक्शन में हारने के बाद उसने पूरी एक बस्ती में आग लगा दी थी, क्योंकि वहां से किसी ने उसे वोट नहीं दिया था। दूसरी बस्ती में भंडारी के 2 हमायतियों को सरेआम कत्ल किया था, मगर सजा से बच गया था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ गवाही देता। जो उसकी काली फहरिस्त में आ जाता था फिर जिंदा नहीं रह पाता था। औरतों के साथ बहुत ही शर्मनाक सलूक करने के बाद कत्ल करता था। रमना का चेहरा जर्द पड़ गया था। उसने कैलाश राठौर की संगदिली और बेशर्मी के बड़े चर्चे सुने थे। आज ऐसे ही बेरहम ऑपरेशन से गुजरकर मरने वाली थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। उसकी दानिस्त में हमाद उससे बेखबर था। पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को भी उसके अगवा होने का इल्म नहीं था।
ऐसी बेयारी और मददगारी की हालत में शर्मनाक मौत यकीनी थी। मैं रमना के आसपास बोलने वालों के चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुका था कि वो उसे दिल्ली शहर के बाहर कैलाश राठौर के एक खुफिया अड्डे में ले जा रही हैं और ये मालूमात पारस तक पहुंचती जा रही थी। उसने मोबाइल फ़ोन के जरिए देश पांडे को इतला दी, मिस्टर पांडे, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक रमना मुझसे दूर हो गई है। पांडे ने कहा, चलो अच्छा है, उसे अगवा करने वाले मुझसे दूर ले गए हैं। वो उछल पड़ा, फिर बोला, क्या कहा? उसे अगवा किया गया है और तुम इतने इत्मीनान से इतला दे रहे हो? इत्मीनान क्यों ना हो, तुमने मुझसे दूर कराने के लिए उसे अगवा कराया है। वो चीख कर बोला, कल के दुश्मन उसे ऑपोजिशन वाले ले जा रहे होंगे। कैलाश बहुत खतरनाक है, उसकी हड्डियों का भी पता नहीं चलने देगा। पारस ने कहा, वो हड्डियों का क्या करता है? मुझे क्या मालूम क्या करता है, फजूल बातें पूछ रहे हो। फौरन रमना का पीछा करो। देखो, अपनी भतीजी का पीछा करने को कह रहे हो, फिर शिकायत ना करना। मैं बदमाशों का पीछा करने को कह रहा हूँ। वो तो मैं कर रहा हूँ, फ़ोन पर क्यों चीख रहे हो? तुम बकवास करोगे तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? तुम आदमी काम के हो मगर बहुत बेहूदा हो। क्या वो किसी गाड़ी में उसे ले जा रहे हैं? नहीं, पैदल टहला रहे हैं, मैं उनके पीछे टहल रहा हूँ। तुमसे बातें करने के लिए मुझे घी खाना पड़ेगा। घी खाने की नहीं, पीने की चीज़ है। मुझे माफ़ कर दो मेरे बाप, ये बताओ वो किस गाड़ी में उसे ले जा रहे हैं? गाड़ी का रंग और नंबर बताओ। रात के वक्त नंबर प्लेट पढ़ने करीब जाऊंगा तो उन्हें शुबह होगा। इस वक्त किस इलाके में हो? मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ, यहाँ के रास्तों और इलाकों के नाम नहीं जानता, तो फिर मैं पुलिस पार्टी कहाँ भेजूँ? मेरे पीछे भेजो, लेकिन मालूम तो हो तुम कहाँ हो, किस रास्ते पर हो। मैं नेकी और शराफत के रास्ते पर हूँ, अकल इस्तेमाल करो। तुमने अपनी कार मुझे दी है, क्या इस कार का रंग और नंबर पुलिस पार्टी को नहीं बता सकते? पुलिस मेरे पीछे, मैं तुम्हारी भतीजी के पीछे, इस तरह ये दुनिया एक दूसरे के आगे पीछे रहती है। पांडे ने राब्ता ख़त्म कर दिया। पारस ने उसे ये नहीं बताया था कि वो ताक़ुब करता हुआ शहर के बाहर आ गया। वो चाहता था पहले खुद ऑपोजिशन से निपटे, ताकि फिर एक और कामयाबी का सेहरा उसके साथ आए और बाद में पुलिस वाले पहुंचे, जैसा कि हमेशा हुआ करते हैं। वो शहर से 50 किलोमीटर दूर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गए। फिर आधे घंटे की ड्राइव के बाद एक पुरानी सी हवेली में आए। वो एक छोटी सी बस्ती थी, कैलाश राठौर की जागीर थी। हवेली में पहुंचना तो दूर की बात है, कोई बस्ती में दाखिल नहीं हो सकता था। कैलाश के तकरीबन 3 दर्जन मुसल्लह हवारी वहां मुख्तसर सी फौज की तरह रहते थे और किसी अजनबी को बस्ती में कदम रखने की इजाज़त नहीं देते थे। मैंने अगवा करने वालों के जरिए 2-4 मुसल्लह हवारियों की आवाज़ें सुनी, फिर हवेली के अंदर भी 2 अशखास के पास पहुंच गया। ऐसे मराहिल से गुजरने में मुझे देर लगी। इस दौरान पारस अपने तौर पर बहुत कुछ करता रहा। उसने अपनी कार बस्ती के बाहर छोड़ दी थी और छुपता छुपाता हवेली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हवेली के पिछले दरवाजे पर एक बूढ़ा पहरेदार था। वो अपनी गन एक तरफ रखे चारपाई पर बैठा हुआ था। पारस दबे कदमों उसके पीछे से गुजरता हुआ अंदर चला गया। बूढ़े गनमैन को खबर न हुई। अगर होती तो मैं उसे काबू कर लेता। मैंने कहा, वो रमना को ऊपरी मंजिल के कमरे में ले गए हैं। उस कमरे के बंद दरवाजे पर 2 पहरेदार हैं। उसने सर उठाकर ऊपरी मंजिल की तरफ देखा। कैलाश राठौर एक बहुत बड़ी ख्वाबगाह के कीमती सोफे पर बैठा पी रहा था। वो ख्वाबगाह कीमती सामान से आरास्ता थी। एक बड़े से टीवी स्क्रीन पर एक हयासोज वीडियो फिल्म चल रही थी। ऐसे वक्त 2 गुंडे रमना को पकड़ कर लाए। वो खुद को छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी। अब तक ट्रेनिंग सेंटर में जितने दाव पेच सीख चुकी थी उन्हें गुंडों पर आजमा रही थी, मगर नाकाम हो रही थी। उन्होंने उसे धक्का देकर कैलाश के कदमों में गिराया, फिर वापस जाने लगे। वो फौरन ही उठकर भागना चाहती थी। कैलाश ने बैठे ही बैठे एक जोर की लात मारी। वह तकलीफ से चीखती हुई दूसरी तरफ जा गिरी। दोबारा उठने तक उसे लाने वाले बाहर जाकर दरवाजा बंद कर चुके थे। कैलाश ने गिलास खाली करते हुए मुस्कुराकर कहा, ऐसी ही सिचुएशन पर कहते हैं, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, चीखा भी ना जाए, यहां से भागा भी ना जाए। वो कालीन पर से उठते हुए बोली, क्या तुम कैलाश हो? शाबाश, तुमने तारुफ के बगैर ही अपने यार को पहचान लिया। मुझे भी पहचान लो, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक जासूस हूँ। अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे जाने दो। तुमने हमारी खैरियत ही कहाँ रखी है? आत्माराम को गिरफ्तार करा के जनता के सामने हमारी पोजीशन 2 कौड़ी की कर दी है। अब तो तुम 1 कौड़ी की भी नहीं रहोगी। जरा टीवी की तरफ देखो। उसने टीवी की तरफ देखा, फिर जल्दी से मुंह फेर लिया। शर्म और गुस्से से सुरख होकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें भी नहीं आएगी। मैं दुश्मनों को देखे बगैर ही गोली मार देने का हुक्म देता हूँ, लेकिन जिसके हुस्न शबाब की तारीफें सुनता हूँ उसे चखने और चबाने के लिए जरूर यहाँ बुलाता हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया। वो पीछे हटकर बोली, खबरदार, मुझसे दूर रहो। मुझे हमाद के सिवा कोई छू नहीं सकता। अच्छा, तो कोई मुसलमान तुम्हें झूठा कर चुका है? क्या ये वही जवान है जिसके साथ मिलकर तुमने आत्माराम को गिरफ्तार कराया था? हाँ, वही है, उससे डरो, वो बहुत खतरनाक है। यहाँ पहुंचेगा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो आगे बढ़ते हुए बोला, इस हवेली का तहखाना बहुत पुरस्कार है। तुम्हारा यार अंदर जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें खाने के बाद जो हड्डियां बचेंगी वो भी तहखाने में जाएंगी। उसने लपक कर साड़ी का आंचल पकड़ लिया। वो छुड़ाने की कोशिश करती हुई चीखने लगी, बचाओ हमाद, मुझे बचाओ। वसते हुए बोला, यहाँ हमाद का बाप भी नहीं आएगा, चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ। वो खुद को छुड़ाने की जिद्दोजहद करते हुए चीख रही थी, हमाद हमाद।
एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। इसके साथ ही एक पहरेदार लड़खड़ाता हुआ आकर कमरे में गिरा। कैलाश ने दरवाजे पर देखा। रमना ने खुशी से चीख मारी, हम्माद। पारस ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। कैलाश दौड़ता हुआ अलमारी की तरफ गया। वहां से रिवॉल्वर निकालना चाहता था। पारस उछलकर उसके और अलमारी के दरमियान आ गया। फिर बोला, सुना है तुम बहुत खतरनाक हो, अपने शिकार को बड़ी बेदर्दी से कत्ल करते हो। उसने पारस को बातों में मसरूफ समझकर हमला किया, इस पर छलांग लगाई। पारस ने झुककर उसे दोनों हाथों पर रोक लिया, फिर उसे सर से बुलंद करते हुए उस पहरेदार पर फेंका जो पहले ही मार खाकर जख्मी होकर कमरे में आ गिरा था। उस जख्मी ने उठते हुए एक चाकू निकाला। कैलाश उस पर आकर गिरा तो चाकू उसकी पसलियों में पेवस्त हो गया। उसने चीखकर गालियां देते हुए अपनी पसलियों से चाकू को निकाला, फिर गुस्से से पहरेदार के सीने में उसे घोंप दिया। पारस ने पूछा, रमना, तुम्हें क्या ट्रेनिंग दी गई है? अगर जख्मी दुश्मन के हाथ में हथियार हो तो क्या करना चाहिए? उसके एक हाथ में खून आलूद चाकू था, दूसरा हाथ जख्मी पसलियों पर रखा हुआ था। वो गुर्राता हुआ पारस को कत्ल करने आ रहा था। रमना ने कहा, उधर क्या जा रहे हो? मैं तुम्हारी शामत हूं। वो गुर्राते हुए तेजी से रमना की तरफ घूम गया। वो उछलकर पीछे गई। पारस ने आवाज दी, उधर क्या जा रहे हो? मैं हमला कर रहा हूं। वह फिर तेजी से पारस की तरफ घूम गया। इधर दौड़ता हुआ आने लगा। रमना उसकी तरफ दौड़ती हुई बोली, मैं हमला कर रही हूं। वो दोनों उसे पीछे से होने वाले हमलों से डरा रहे थे, लेकिन हमला नहीं कर रहे थे। वो कभी इधर कभी उधर भाग रहा था और थक रहा था। जख्म से बहने वाला खून उसे कमजोर बनाता जा रहा था। ऐसे में अकल काम नहीं कर रही थी। वो आगे पीछे घूम घूम कर चाकू लहरा रहा था। रमना ने कहा, कैलाश, ये जख्मी दुश्मन को बेबस करने की एक तकनीक है। तुम हम दोनों की तरफ घूम घूम कर हमले करते रहोगे और नहीं रुकोगे। रुकना चाहोगे तो फिर दोनों तरफ से हमले होंगे, लिहाजा दोनों तरफ नाचते रहो और टीवी की फिल्म देखते हुए अपने शर्मनाक अंजाम को पहुंचते रहो। पारस ने सोफे पर बैठकर रिसीवर को उठाया, फिर नंबर डायल करने लगा। राब्ता होने पर बोला, मिस्टर पांडे, हम कैलाश नगर की हवेली में हैं। वो बोला, मैं पहले ही समझ गया था, वो शैतान मेरी भतीजी को इसी हवेली में ले गया होगा, इसलिए पुलिस पार्टी के साथ यहां पहुंचा हुआ हूं। कैलाश के गुंडे फायरिंग कर रहे हैं, हम जवाबी फायरिंग करते हुए बस्ती में दाखिल हो रहे हैं। पारस ने कहा, हवेली में दाखिल ना होना? क्यों, वहां क्या है? यहां रमना के सामने ऐसी वीडियो फिल्म चल रही है जिसे तुम नहीं देख सकोगे। कैसी फिल्म चल रही है? सच सच बताओ, वहां क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था मेरी भतीजी से दूर रहो। मैं दूर हो जाऊंगा तो कैलाश करीब हो जाएगा। यहां गोलियां चल रही हैं, मुझे परेशान ना करो, सबको अपनी माँ बहन समझो। यही मैं कैलाश को समझा रहा हूं। फौरन टीवी ऑफ करो। पारस ने कहा, रमना, तुम्हारे अंकल गुस्सा कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, फौरन टीवी ऑफ करो। हाँ, ऐसे, शाबाश। अच्छी बच्चियां इसी तरह बुजुर्गों का कहा मानती हैं। मुबारक हो पांडे, यहाँ टीवी बंद हो गया है। इधर से राब्ता खत्म हो गया। इस दौरान कैलाश के हाथ से चाकू गिर गया था। रमना उसे ठोकरें मारते हुए कह रही थी, उठो जमीन से और मेरी साड़ी उतारो, बताओ कि कितने जबरदस्त हो। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, डॉक्टर को बुलाओ, जख्म से खून बह रहा है, मैं मर जाऊंगा। जिंदा रहना चाहते हो तो तय खाने का चोर दरवाजा दिखाओ, एक कागज पर अपने तमाम जुराइम का इतराफ करो। वो एक मेज पर से कागज कलम लेकर आई, उसके सामने फर्श पर रखकर बोली, लिखो। कोई मुजरिम आसानी से अपना इमालनामा नहीं लिखता। मैं उसे लिखवाने लगा। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। देश पांडे कह रहा था, हम आ गए हैं, घबराने की बात नहीं है, दरवाजा खोलो। पारस ने दरवाजे के पास आकर कहा, पांडे जी, दरवाजा कैसे खोलूं? कैलाश मेरी और रमना की पिटाई कर रहा है। बाहर से पांडे ने कड़क कर कहा, खबरदार कैलाश, पांडे तुम्हारी मौत बन के आ गया है, दरवाजा खोलो। पारस ने आवाज और लहजा बदल कर कहा, हरगिज नहीं खोलूंगा, मेरा नाम कैलाश है। जबरदस्ती कमरे में घुसना चाहोगे तो हमाद को गोली मार दूंगा, और रमना को। देश पांडे मुश्किल में पड़ गया। दरवाजा खुलवाने की सूरत नजर नहीं आ रही थी। दरवाजा तोड़वाने से वो हमाद को गोली मार देता और रमना को मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ता। वो आजिजी से बोला, ठीक है, समझौता कर लो। कैसा समझौता? रमना और हमाद को हमारे पास आने दो, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। मुझे नादान ना समझो, मैं हमाद को रिहाई दे रहा हूं। रमना मेरे पास यरगमाल बन के रहेगी। ठीक है, दरवाजा खोलो। पारस की लाश को सहारा देकर दरवाजे तक लाया। वहां उसे छोड़कर वो रमना को करीब लेकर सोफे पर बैठ गया। फिर वो कागज उठाकर कैलाश के जुराइम का एतराफ पढ़ने लगा। कैलाश ने मेरे इशारे पर दरवाजा खोल दिया। फिर उसे खोलते ही लड़खड़ाता हुआ पांडे और पुलिस वालों के सामने आया तो सभी एहतियातन पीछे हट गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कैलाश उन पर हमला करने आया हो। जब वो बेदम होकर गिरा तो पता चला कि बुरी तरह जख्मी है। पांडे घूर कर पारस और रमना को सोफे पर एक दूसरे के करीब बैठा देख रहा था। थरमाल गहरी नींद में था। कानूआना ने उसे बड़ी मोहब्बत से जगाया। फिर चाय की प्याली बढ़ाते हुए बोली, बेड टी। वो उठकर बैठ गया, प्याली हाथ में लेते हुए बोला, ओ गॉड, कितनी रातों के बाद गहरी नींद सोता रहा, मुझे खबर नहीं थी कि कहाँ हूँ। वो बोली, तुम्हें इस तरह गहरी नींद सोना चाहिए। मैं डैडी से कहूँगी तुम्हें ज़्यादा मसरूफ़ ना रखें। बात मसरूफियत की नहीं, वो कमबख्त फरहाद मेरे असाब पर सवार है। ये भी डैडी की ज़्यादती है। तुम्हें फरहाद के मुकाबले पर लाकर यूं मुँह छुपाने पर मजबूर कर दिया है।
मुंह छुपाने वाली बात ना करो, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मेरे और तुम्हारे डैडी के अंदर एक ही कमी है कि हम फरहाद के ज़राए को और उसके तरीक़ेकार को समझ नहीं पाते हैं। फिलहाल ये इत्मीनान है कि तुम छुपने में कामयाब हो। 2 रातें और 2 दिन गुजार चुके हैं। फरहाद के किसी आलाकार ने तुम्हें ट्रेस नहीं किया है। वो उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? हॉस्टल जाऊंगी, शाम को तुम्हारे पास आ सकती हूँ। वो प्लग लगाकर इलेक्ट्रिक शेवर से शेव करते हुए बोला, तुम्हारे बाद हॉस्टल में आने वाली सिलवाना ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरकर टेलीपैथी सीख गई है और तुम वहीं की वहीं हो। तुम जानते हो डैडी असूल के पाबंद हैं। मैं ट्रेनिंग कोर्स में मार्क्स कम लाई थी, उन्होंने फेल कर दिया, लेकिन मैं भी ज़िद्दी हूँ। अगले साल कामयाब होकर ज़रूर टेलीपैथी सीख लूँगी। वो बालों में ब्रश करते हुए बोली, मैं जा रही हूँ। वो बोला, ओके, शाम को मुलाकात होगी। वो चली गई। मैं थरमाल को बाथरूम में छोड़कर सलमान के पास आया, फिर उससे पूछा, वास्को रूट का क्या बना? मैंने उसे अपना मामूल बना लिया है। क्या आप उसके पास जाएंगे? अभी नहीं, जाना होगा तो तुम्हारा लहजा इख्तियार करके उसके ख्यालात पढ़ूंगा। यह हमारी कामयाबी है कि लम्बोडा का टेलीपैथी जाने वाला पास्को रूट आइंदा हमारा अलकार बनकर रहेगा। सलमान ने कहा, पास्को रूट के चोर ख्यालात पढ़कर एक अहम इंकशाफ हुआ है। उसकी बहन वीरा सुपर मास्टर होलीमैन की बीवी है, यानी पास्को रूट सुपर मास्टर का साला है। ये बहुत अहम मालूमात है। क्या वीरा योगा की माहिर है? नहीं, मैंने पास्को रूट को वीरा के ख्यालात पढ़ने पर माल किया था। वीरा ने उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। फिर मैं भी मुतमईन होकर उसके ख्यालात पढ़ता रहा। उसके जरिए सुपर मास्टर हॉलीमैन के मुतालिक मालूम हुआ कि वो सिर्फ हफ्ते की रात बीवी के पास आता है, इतवार का दिन बीवी बच्चों के साथ गुजारता है, फिर चला जाता है। मैंने कहा, सलमान, आज हफ्ता है। जी हाँ, मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। वो आज बीवी बच्चों के पास आकर रात का खाना खाएगा। बहुत अच्छे जा रहे हो। आज रात खुशखबरी सुनाओ। इंशाल्लाह सुनाऊंगा। मैं थरमाल के पास आया। वो गुसल वगैरह से फारिग होकर नाश्ता करने बाहर जा रहा था। मैंने उसे एक रेस्तोरां में जाकर नाश्ता करने का मौका दिया, फिर उसे सोचने पर मजबूर किया कि उसे लंबी ड्राइव जारी रखना चाहिए। इस तरह मालूम होगा कि दुश्मन उसे पहचान रहे हैं या नहीं। वो कार चलाता रहा, उन रास्तों पर जाता रहा जहां मैं पहुंचाना चाहता था। फिर मैं उसे जॉन लम्बोडा के बंगले के करीब ले आया। बंगले के सामने एक बहुत बड़ा पार्क था। मैंने उसे पार्क में ऐसी जगह पहुंचाया जहां से बंगले का सामने वाला हिस्सा और मेन गेट नजर आता था। लम्बोडा एक आम शहरी की हैसियत से वहां रहता था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो सुपर मास्टर का दायां बाजू है और वहां के आला हुकाम इस स्याह फार्म के ज़ेर असर रहते हैं। थरमाल ने उस बंगले में एक सफ़ेद फार्म नौजवान हसीना को देखा। वो किसी काम से लॉन में आई थी, फिर अंदर चली गई। मैंने सोचा, लम्बोडा और सुपर मास्टर में बड़ी दोस्ती है। हो सकता है सुपर मास्टर की बीवी वीरा इस हसीना को जानती हो जो अभी लम्बोडा के बंगले में नजर आई थी। मैं सलमान का लहजा इख्तियार करते हुए वीरा के दिमाग में पहुंचा। उसकी सोच में कहा, मेरी भी क्या इस दवाजी जिंदगी है। मेरा शौहर हफ्ते में 1 रात और 1 दिन के लिए आता है, फिर गायब हो जाता है। उसकी अपनी सोच ने कहा, क्या किया जाए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अरबों डॉलरों का हिसाब करते हैं। उनके लिए तन्हाई और सुकून लाजमी है। उसकी सोच से पता चला हॉलीमैन ने अपनी बीवी और बच्चों को भी यह नहीं बताया कि वह इस मुल्क में सुपर मास्टर है। जब वीरा को यह नहीं मालूम था तो जॉन लम्बोडा के बारे में वो भला क्या जानती। थरमाल को पार्क में ले जाकर बिठाने और उसके जरिए लम्बोडा के बंगले पर नजर रखने से बात नहीं बन रही थी। जो हसीना वहां नजर आई थी वो योगा का हुनर जानती थी। लम्बोडा किसी ऐसी हसीना को अपने साथ नहीं रख सकता था जिसके दिमाग में कोई भी ख्याल खौनी करने वाला पहुंच जाए। हो सकता है उसने तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक कर दिया हो। अगर ऐसा है तो उसके दिमाग में सिर्फ लम्बोडा जाता होगा। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती होगी। लेकिन मैं लम्बोडा का लहजा इख्तियार करके जाऊं तो मुझे उसके अंदर जगह मिल जाएगी। मैंने थरमाल को पार्क से वापस जाने पर मजबूर किया। वो वहां से ड्राइव करता हुआ एक टेलीफोन बूथ में आया। मैंने लम्बोडा का फ़ोन नंबर उसे डायल कराया। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। थरमाल रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। मैं उस हसीना की आवाज़ सुनते ही लम्बोडा के लहजे में उसके अंदर पहुंचने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन रिकॉर्डर पर लम्बोडा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मुझे अफसोस है कि मैं मौजूद नहीं हूँ। ये रिकॉर्डर ऑन है, आप अपना पैगाम रिकॉर्ड करा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सख्त मायूसी हुई। वैसे कुछ कहना ज़रूरी था, वरना वो मुझ पर शुबा कर सकता था। मैंने थरमाल की आवाज़ बदलकर उसकी ज़ुबान से कहा, क्या खाक पैगाम रिकॉर्ड करवाऊँ? तुम पुलिस अफसर लोग ड्यूटी के चोर हो। घर पर फ़ोन करो तो रॉन्ग नंबर कह देते हो, या फ़ोन के साथ रिकॉर्डर लगाकर हम पर एहसान करते हो। जब फौरी ज़रूरत के वक्त नहीं मिलोगे तो पैगाम रिकॉर्ड कराने का फ़ायदा क्या है? मैंने रिसीवर रखवा दिया। लम्बोडा बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का आदी था। जिस हसीना को अपने बंगले में रखा था उसे फ़ोन अटेंड करने की इजाज़त नहीं दी थी। इधर मुझसे गलती हो गई थी। मैंने गलती को निभाने के लिए आवाज़ बनाकर बहुत कुछ कहा था। मेरी वो बनावटी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई होगी। लम्बोडा जब भी घर आएगा वो आवाज़ सुनेगा, फिर उसके दिमाग में पहुंचना चाहेगा। पता नहीं किसके दिमाग में पहुंचेगा। वैसी आवाज़ और लहजे वाला कोई होगा भी या नहीं। अगर होगा तो लम्बोडा को मालूम होगा कि उस बेचारे ने फ़ोन नहीं किया था। फिर वो शुबा करेगा कि उसकी रिहाइश का और उसका फ़ोन नंबर किसी दुश्मन को मालूम हो गया है। बहरहाल आइंदा चंद घंटों में मालूम हो सकता था कि वो किस हद तक शुबे में मुब्तला हुआ है। थरमाल अपने बंगले में आ गया था। थोड़ी देर बाद ही लम्बोडा ने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, खैरियत है? जी हाँ।
छुपने की ये तदबीर कामयाब रही है। मैं कल शाम कानूमाना के साथ बाहर आ गया था, आज भी लंबी ड्राइव की है। ना किसी ने ताकुब किया है और ना ही कोई इस बंगले की निगरानी कर रहे। चलो अच्छा है, मुझे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान रहेगा। सर फरहाद पेशावर में है, सरफराज के नाम से फरमोना के साथ रहता है। आप उसे ट्रैप क्यों नहीं करते? आपने मुझे भी इस मामले में रोक दिया है। तुमने 2 बार उसे अच्छी तरह घेर लिया था, नतीजा क्या निकला? कोई ज़रूरी नहीं है कि तीसरी बार भी बच निकले। थरमाल, तुमने फरहाद की हिस्ट्री अच्छी तरह याद कर ली है, फिर भी उसे समझने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। ये अच्छी तरह याद रखो कि वो एक मुल्क या एक शहर में ज़्यादा अरसा नहीं रहता। जब वो जगह बदलता है तो उस शहर या मुल्क में अपना एक आलाकार छोड़कर जाता है। वो आलाकार फरहाद का रोल अदा करता रहता है। जिस सरफराज को तुम फरहाद समझ रहे हो वो महज एक आलाकार है। इसका मतलब यह है कि फरहाद का रोल अदा करने के बावजूद उसे तलाश ना कर सका, उसके आलाकार से धोखा खाता रहा। ऐसी बात नहीं है। तुमने पहली बार वाकई फरहाद को रेस्ट हाउस में घेर लिया था। जब वो बचकर निकल गया तभी मैं समझ गया था कि वो अब इस शहर में नहीं रहेगा। बाद में इस ख्याल की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक वो लाहौर में है। वहाँ उसने रात तंजीम के कितने ही अहम अफराद को ठिकाने लगा दिया है। मेरे आदमी ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाहौर में कहाँ रहता है और किस भेस में रहता है। सर, इसका मतलब है जब तक उसका सुराग नहीं मिलेगा मैं इस घर में छुपा रहूँगा। प्लीज़ आप मुझे अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का मौका तो दें। तुमने तो अपनी सलाहियतों को जिस हद तक इस्तेमाल किया था उस पर गौर करो कि तुमने कहाँ कहाँ ठोकरें खाई हैं। किस तरह की हमाकत ने फरहाद को तुम्हारे पीछे लगा दिया है। ये जो तुम्हें गोशा तन्हाई नसीब हुआ है तो इससे फ़ायदा हासिल करो, अपना मुहासबा करो और आइंदा गलतियों से बचने के लिए मोहतात रहो। सर, गलती सिर्फ मैंने नहीं, हम सब ने की है। आप लोगों ने मुझे फरहाद का मनफी रोल अदा करने से नहीं रोका। मेरी यह हरकत उसके लिए चैलेंज बन गई। क्या मैं खामोशी से फरमोना के दिमाग में रहकर फरहाद की जड़ों तक नहीं पहुंच सकता? बेशक ये हम सबसे गलती हुई थी, कोई बात नहीं। इंसान गलतियों से भी सबक हासिल करता है। आराम से बैठकर सबक हासिल करते रहो, मैं फिर आऊँगा। लंबोड़ा शायद चला गया। थरमाल उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता था। उसने पूछा कि आप मौजूद हैं? उसे जवाब नहीं मिला। वो सोच रहा था आइंदा फरहाद के मुकाबले पर आने का मौका मिला तो वो किसी ऐसे शख्स या औरत के दिमाग में जगह बनाएगा जो फरहाद के करीब रहती हो। उस पर हमला करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। बहुत गहराई तक उसकी जड़ों में पहुंचेगा ताकि वह जिंदा बचकर ना जा सके। मैंने यूसुफ जायद से कहा, थरमाल का फ़ोन नंबर डायल करो। उसने हदायत पर अमल किया। राब्ता कायम होने पर दूसरी तरफ से थरमाल की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ और लहजा बदलकर कहा, हेलो, आप कौन हैं? मैंने भी आवाज़ और लहजा बदलकर यूसुफ जायद की ज़ुबान से कहा, क्यों बे गोरे, तू काला बनकर हम कालों को धोखा दे रहा है? कल हमने अपनी कौम की काली लड़की के साथ तुझे देखा था। बाद में हमारे एक आदमी ने बताया कि तू गोरा है। वो इस इंकिशाफ से बुखला गया था। जरा संभल कर बोला, तुम लोगों को धोखा हुआ है। तुम्हारे आदमी ने झूठ बोला है। मैं जन्म जन्म से काला हूँ। हमारे आदमी ने झूठ नहीं कहा। जब तू रेस्तोरां से उठकर उस सियाफाम लड़की के साथ कार में बैठ रहा था तो झुककर बैठने के बायस तेरी गर्दन नजर आई। वहां काला रंग कमीज के कॉलर से रगड़ खाकर मिट गया था और तेरे जिस्म का कुदरती गोरा रंग झलक रहा था। वह बेख्तियार अपना एक हाथ गर्दन पर ले जाकर टटोलने लगा। टटोलने से काला या गोरा रंग दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, तेरी रिहाइश कहाँ है, अपना पता बता दे। स्याफामों की एक टीम आएगी और तेरे स्याफाम होने की तस्दीक करेगी। उसने जल्दी से रिसीवर रखकर राब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझसे बड़ी भूल हुई। कॉलर वाला बटन नहीं लगाया था और कॉलर के नीचे पूरे लिबास के अंदर मेरा बदन गोरा है। मेरा ये बहरूप पकड़ा गया है। उसने खुद सोचा, ये कमबख्त स्याफाम बहुत चालाक होते हैं। पता नहीं इन लोगों को मेरा फ़ोन नंबर कैसे मालूम हो गया। मैंने कहा, कानूआना की किसी हमाकत से मालूम हुआ होगा। उसने सोचा वो फ़ोन नंबर के जरिए मेरी रिहाइशगाह का पता मालूम कर सकती हैं। उसने ये सोचकर लंबोड़ा को मुखातिब किया, फिर कोडवर्ड्स अदा किए। वो बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। थरमाल दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। लंबोड़ा उसके अंदर आकर बोला, क्या बात है? सर, स्याफाम सरफिरों को मालूम हो गया कि मैं स्याफाम नहीं हूँ। किसी ने कॉलर के नीचे मेरा असली रंग देख लिया है। ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? किसी ने फ़ोन पर यह कहा था। किसी को तुम्हारा फ़ोन नंबर कैसे मालूम हुआ? यही तो समझ में नहीं आ रहा। शायद कानोवाना ने किसी टेलीफोन से मेरा नंबर डायल करके बात की हो और ये नंबर दूसरों की नज़र में आ गया हो। तुमने फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनी थी या उसके दिमाग में गए थे? हाँ, वो बात यह है कि मैं घबराहट और बदहवासी में उसकी आवाज़ लहजे को याद नहीं रख सका। उस वक्त कोई तुम्हारी जान नहीं ले रहा था, फिर बदहवास कैसे हो गए? सर, अपनी एक कमज़ोरी का एतराफ़ करता हूँ कि फरहाद मेरे असाब पर सवार हो गया है। मैंने उसे अय्याश और बदमाश जाहिर करने की कोशिश की थी। वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ उसे जहन्नुम में पहुँचाने का फौरी इंतज़ाम करें। बकवास मत करो। उसे मार डालना इतना आसान होता तो वो तकरीबन इतने बरस से दर्द सर न बना फिरता। तुम्हारे फ़ोन नंबर से इस बंगले का सुराग लगा लिया जाएगा। फ़ौरन अपना हुलिया तब्दील करो, गाड़ी वहीं छोड़ दो। पिछले दरवाजे से निकलकर पैदल चलते रहो, फिर जो गाड़ी तुम्हारे पास आकर रुके उसमें बैठ जाओ। लंबोड़ा चला गया। थर्माल मेकअप का सामान लेकर आईने के सामने बैठ गया। फिर अपने चेहरे और हाथों से स्याही छुड़ाने लगा। अब वो फिर से सफ़ेद फार्म बन रहा था। मैं एल्पा के पास भी आता जाता रहता था। उसने गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले को अपना ताबेदार बना लिया था
और अमल के दौरान उसे हुक्म दिया था कि वह दूसरी सुबह तमाम गोल्डन ब्रेन्स को इस बात पर राजी करेगा कि वह अल्पा को लेकर सरकारी दौरे पर इसराइल से बाहर जा रहा है। अल्पा इसी तदबीर से बाहर जाकर इसराइली हुकाम और दूसरे गोल्डन ब्रेन्स की पाबंदियों से निजात हासिल कर सकती थी। जॉन लम्बोर्डा ने उसके ख्यालात पढ़कर कहा, शाबाश अल्पा, तुमने एक गोल्डन ब्रेन को काबू में करके मेरा दिल खुश कर दिया है। वह बोली, मैं जल्द से जल्द ये मुल्क छोड़ना चाहती हूँ। इसके लिए तुम रास्ता हमवार कर चुकी हो। मेजर यार्डले तुम्हें वहाँ की कैद से निकाल कर ले जाएगा। मैं चाहता हूँ जाने से पहले नई गोल्डन ब्रेन कार्मन को ट्रैप करो। वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसके दिमाग में पहुंचकर तुम तमाम गोल्डन ब्रेन्स पर हुकूमत करने लगोगी। मुझे उन पर हुकूमत करने से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर ये काम करूंगी। चलो, मेरी खातिर सही, कार्मन को किसी बहाने तन्हाई में बुलाओ। वो उसूलों का पाबंद है, उसे सिर्फ सरकारी ड्यूटी के बहाने बुलाया जा सकता है। मेजर यार्डले से कहो वो गोल्डन ब्रेन की हैसियत से कोई ऐसा काम निकाल ले जिसमें तुम्हारा और कार्मन का साथ जरूरी हो। मैं अली तैमूर को अल्पा का सारा खेल बता चुका था। वो इस हद तक जानता था कि मैंने जॉन लम्बोर्डा को खुशफहमी में मुब्तला किया है। लम्बोर्डा समझ रहा है कि अल्पा उसकी मामूला और ताबेदार है, जबकि वह दर पर्दा मेरी ताबेदार थी। अली दूसरी बात यह जानता था कि अल्पा वसी और इस दुनिया में आज़ादी से उड़ती फिरने के लिए इसराइल की मुंडीर पर से पर तोल रही है। इस मकसद के लिए उसने मेजर यार्डले को अपने शिकंजे में कस लिया है। इस बार मैंने कहा, बेटे, लम्बोर्डा अल्पा के जरिए तुम पर काबू पाना चाहता है। वो कोई सरकारी फर्ज अदा करने के बहाने तुम्हें तन्हाई में बुलाने और तुम्हें ट्रैप करने वाली है। मैं एक सरकारी काम से यरूशलेम जा रहा हूँ। यह सब जानते कि जब तक मैं काम पूरा नहीं करता तब तक दूसरे काम में हाथ नहीं लगाता। इसलिए अल्पा या मेजर यार्डले किसी भी सरकारी काम में फिलहाल मुझे मुलव्विस नहीं कर सकेंगे। फिर तो ठीक है, जब तक तुम यरूशलेम से वापस आओगे तब तक अल्पा मेजर के साथ इसराइल से बाहर जा चुकी होगी। मैं थर्माल के पास आया। वो अपना हुलिया बदल चुका था, अपने असली गोरे रंग में आ गया था। चेहरे पर हल्की सी तब्दीली की थी। बंगले के पीछे दरवाजे से निकलकर पिछली गली से जा रहा था। मेन रोड पर पहुंचते ही एक टैक्सी आकर उसके करीब रुक गई। लम्बोर्डा ने कहा, जो गाड़ी करीब आकर रुके उसमें बैठ जाना। वो बड़ी फर्मा बरदारी से उसमें बैठ गया। उसने ये नहीं पूछा था कि उसके करीब प्राइवेट कार आकर रुकेगी या प्राइवेट टैक्सी। लम्बोर्डा ने भी वजाहत नहीं की थी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलना है? वह इस सवाल पर कुछ हैरान हुआ, फिर बोला, चलते रहो, अभी बताऊंगा। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर लम्बोर्डा के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए। लम्बोर्डा ने आगे कुछ सुनने से पहले ही सख्त लहजे में कहा, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, ज़रा सी बात पर डिस्टर्ब ना करो। मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दी है। मैंने थर्माल को मजीद बोलने पर मजबूर किया, क्योंकि लम्बोर्डा मसरूफियात की ज़्यादती के बायस थर्माल के दिमाग में नहीं आ रहा था। अपने ही दिमाग से उसे जल्द रुखसत करना चाहता था और इधर में उसके कुछ चोर ख्यालात पढ़ने की कोशिश में था। थर्माल ने कहा, लेकिन सर, ये तो मालूम हो कि गाड़ी कौन सी है और मुझे कहाँ जाना है। यू नॉनसेंस, गाड़ी मेरा आदमी ला रहा है, वो तुम्हें पहचानता है और ये भी जानता है कि तुम्हें किस बंगले में पहुंचाना है। सर, आपका बंदा मुझे नहीं पहचानेगा, मैंने चेहरा बदला हुआ है। ओह गॉड, फिर तो वो नहीं पहचानेगा। तुम जेफरसन रोड की 5वीं गली के 5वें मकान में जाओ। जो दरवाज़ा खोले उसके सामने मेरा मखसूस कोड वर्ड सुना देना, वहाँ तुम्हें पनाह मिल जाएगी। उसने सांस रोक ली। थर्माल के साथ मैं भी उसके दिमाग से निकल आया। ज़रा सी देर में उसके ख्यालात ने बताया कि उसकी रिहाइशगाह में जो हसीना है वो गूंगी बहरी है, घर की देखभाल भी करती है और उसके कलेजे को ठंडक भी पहुंचाती है। इस वक्त लम्बोर्डा लॉस एंजल्स में था। कालों और गोरों के फसादात के बायस वहाँ उलझा हुआ था और अली तैमूर को फांसने के लिए अल्पा को अपनी प्लानिंग बता रहा था। ऐसे में थर्माल ने उसे मुखातिब किया था तो वह झुंझला गया था। उससे मुख्तसर सी बात करने के बाद उसने सांस रोक ली थी। मैंने उसका आखिरी ख्याल यही पड़ा कि वह दूसरे दिन लॉस एंजल्स से वाशिंगटन की रिहाइशगाह में आएगा। अब यह तशवीश हुई कि वली को फांसने के लिए क्या तदबीर कर रहे। ये मालूम करने के लिए मैं फिर अल्पा के पास आया। उसकी सोच ने बताया कि मेजर यार्डले ने अली से रब्ता किया था और उसे कहा था कि वह अल्पा के पास आए, और अली ने जवाब दिया था वो अपनी कार में यरूशलेम के लिए रवाना हो चुका है। मेजर यार्डले ने कहा था, कार्मन, अभी तुम नए गोल्डन ब्रेन हो, हमारे तजुर्बात की रोशनी में काम करो। मैं पहले ये काम की जिम्मेदारी ले चुका हूँ और इसके लिए अभी यरूशलेम के रास्ते में हूँ। रास्ते से पलट आओ। बाज़ औक़ात ऐसी इमरजेंसी होती है कि पहला काम छोड़कर दूसरा अहम फ़र्ज़ अदा करना पड़ता है। वह अहम फ़र्ज़ क्या है मैं मोबाइल फ़ोन पर नहीं बता सकता, तो फिर ट्रांसमीटर पर बताएं। मुझसे बहस न करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक तमाम गोल्डन ब्रेन्स बराबर का दर्जा रखते हैं, कोई किसी से सीनियर नहीं है। मेरा मतलब है मैं उम्र और तजुर्बात में तुमसे। वो बात काट कर बोला, सॉरी, अक्सर बेटे तजुर्बात की दुनिया में बाप से आगे निकल जाते हैं। उम्र की कमी बेशी से दानाई की परख नहीं होती। अल्पा और लम्बोर्डा ये बातें मेजर के दिमाग में रहकर सुन रहे थे। मेजर ने राब्ता ख़त्म करके कहा, अल्पा, ये कार्मन लोहे का चना है। अल्पा ने सोच के जरिए लम्बोर्डा से पूछा, अब क्या होगा? वो बोला, कार्मन के खिलाफ शतरंज की चाल चलो। उसे शायद उसे मजबूर कर दो कि वो यरूशलेम जाने वाली कार को ब्रेक लगाए और उसे वापस मोड़ ले। ये कैसे मुमकिन है? अपने 2 आलेकार भेजो कि वो कार्मन की बीवी पामेला को अगवा करें। उसके अगवा होते ही यह खबर पामेला के गोल्डन ब्रेन बाप रॉजर मूस को सुनाओ। वो अपने गोल्डन ब्रेन दामाद कार्मन को यह बुरी खबर सुनाएगा तो कार्मन का सफ़र मुलतवी हो जाएगा। अल्पा ने मेजर यार्डले से इस तदबीर पर अमल कराया। पामेला को अगवा किया गया।
उस वक्त मैं थर्माल के मामले में मसरूफ था। जब लम्बोर्डा की सोच पढ़कर मालूम हुआ कि अली को फांसने की तदबीर की गई है तो मैं फौरन ही अल्पा के पास आ गया। उसके ख्यालात ने बताया कि मेजर यार्डले के आदमियों ने पामेला को अगवा किया है। उनमें से एक शख्स ने अगवा की इतला रॉजर मूस को दी। बेचारे बाप ने पूछा, कहाँ है मेरी बेटी? तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? हम कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं ये बता दिया तो अगवा का मकसद क्या रह जाएगा। ये कहते ही राब्ता खत्म कर दिया गया। रॉजर मूस ने फौरन अपने ख्याल ख्वानी करने वाले हैरी हॉगन से राब्ता करके कहा, मेरी पामेला को अगवा किया गया है। फौरन पामेला के ख्यालात पढ़कर मालूम करो उसे कहाँ छुपाया गया है। हैरी हॉगन पामेला के पास आया। पता चला उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है ताकि कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके ख्यालात पढ़कर वो जगह मालूम ना कर सके। एल्पा और जॉन लम्बोर्डा जानते थे कि हैरी हॉगन के जरिए मालूमात हासिल की जाए, इसलिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी थी। ऐसे ही वक्त मैंने अपनी बहू के पास पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। पता चला उसके गले में एक बारीक सी जंजीर पहनाई गई है। इस जंजीर से एक छोटा सा बॉम्ब मुंसलिक था। वो रिमोट कंट्रोलर के जरिए धमाके से फट जाता और वो रिमोट कंट्रोलर किसी दुश्मन के हाथ में है। पामेला एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। वो जिद्दोजहद करते हुए अपने गले तक हाथ नहीं ले जा सकती थी। उस बॉम्ब से निजात हासिल नहीं कर सकती थी। एक ही मिनट में यकीन हो गया कि मैं भी वहां ख्याल ख्वानी के जरिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं अली के पास आया। रॉजर मूस ने उसे मोबाइल टेलीफोन के जरिए पामेला के हालात बताए। वो यरूशलेम का सफ़र मुलतवी करके तिल अबैब वापस जा रहा था। मैंने कहा वो नहीं बताएंगे कि पामेला को कहाँ छुपा कर रखा गया है, फिर भी मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। मैं फिर पामेला के पास आया। हैरी हॉगन उसे तसल्ली दे रहा था। हौसले से काम लो, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद हूँ। पामेला ने कहा, अंकल जब आप मेरे जरिए कुछ देख नहीं सकते, इस जगह को और दुश्मनों को पहचान नहीं सकते तो फिर मेरी मदद कैसे करेंगे? हैरी हॉगन ने कहा, पामेला के दिमाग में कौन मौजूद है? कौन इस मासूम और बेगुनाह से दुश्मनी कर रहा है? मुझे बताओ, तुम्हारे मुतालबात क्या हैं? जॉन लम्बोर्डा की सोच सुनाई दी। पामेला को अभी निजात मिल सकती है अगर उसका शौहर मुझसे दोस्ती कर ले। मैं यकीन दिलाता हूँ मिस्टर कारमन तुमसे दोस्ती करेंगे। मैं कैसे यकीन करूँ कि पामेला की रिहाई के बाद दोस्ती कायम रहेगी? मिस्टर कारमन जुबान के धनी है। जो वादा करते हैं उसे सारी जिंदगी निभाते हैं। मैं किसी की जुबान पर भरोसा नहीं करता। मुझे ठोस जमानत चाहिए। कैसी जमानत चाहते हो? हमारी दोस्ती सिर्फ दिल में जगह बनाने से नहीं होती, दिमाग में बनाने से होती है। ठीक है, तुम उसके दिमाग में जाकर बात कर सकते हो। सिर्फ बात नहीं करना है, उसके दिमाग में घर बनाना है। यह तो मुमकिन नहीं है। अगर तुम उसे अपना मामूल बनाना चाहोगे तो फिर वो गोल्डन ब्रेन नहीं रहेगा, और अगर वो गोल्डन ब्रेन रहेगा तो पामेला जिंदा नहीं रहेगी। यानी तुम ये चाहते हो कि मिस्टर कारमन को गोल्डन ब्रेन की टीम से निकाल दिया जाए? हाँ, उसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्या उसके गोल्डन ब्रेन ना रहने से तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा? हाँ, फिर वो एक आम सा आदमी होगा। मैं उसे कहीं भी ट्रैप करके इंतकाम लूंगा। साफ जाहिर था कि वली को सिर्फ ऊंचे ओहदे से गिराना नहीं चाहता था, बल्कि उसे हलाक भी करना चाहता था। मैंने अल्पा के ख्यालात पढ़कर मालूम किया। इस वक्त पामेला मेजर यार्डले के आदमियों की गिरफ्त में थी। फिर मैं अल्पा का लहजा इख्तियार करके मेजर के पास आया। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा पेचीदा मसले का हल आसान होता है, लेकिन घबराहट और जहनी परेशानी के बायस वो आसान रास्ता समझ में नहीं आता। इतनी आसान सी बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि जॉन लम्बोर्डा इसराइल में नहीं था। एल्पा और मेजर यार्डले को आलाकार बनाकर अली से दुश्मनी कर रहा था। यानी जॉन लम्बोर्डा की कामयाबी का इन्हिसार एल्पा और मेजर पर था। इसलिए मैंने मेजर के ख्यालात पढ़कर मालूम किया तो एकदम से मसले का हल सामने आ गया। वो दो गुंडे मेजर के आलाकार थे जिन्होंने पामेला को अगवा किया था। मैंने मेजर को माल किया कि वो गुंडों से राब्ता करे। वो राब्ता के लिए उनके दिमागों में बारी बारी गया। मैं भी वहां पहुंच गया। उनमें से एक के हाथ में रिमोट कंट्रोलर था और सामने कुर्सी पर पामेला के गले में नन्हा सा मगर ताकतवर बॉम्ब बंधा हुआ था। गुंडे का दूसरा साथी किसी काम से बाहर गया था। मेजर मेरी मर्जी के मुताबिक वहां से चला गया। उसके जाते ही मैंने रिमोट कंट्रोलर से सेल निकलवा दिया। फिर गुंडे को पामेला के करीब लाया। उसके गले से बंधा हुआ बॉम्ब अलग कर दिया। उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। पीछे बंधे हुए हाथ खुलवा दिए। इस अमल के दौरान पामेला के दिमाग में जॉन लम्बोर्डा नहीं था। वह मुख्तलिफ मसरूफियात के बायस आता जाता रहता था। अगर वो मौजूद होता तब भी मैं उस आलाकार गुंडे के दिमाग पर उसका और मेजर का कब्जा न होने देता। वो आलाकार मेरी मर्जी के मुताबिक टॉयलेट में गया। वहां उसने रिमोट कंट्रोलर के सेल कमोड में डाल दिए। फिर कमरे में आकर बोला, मैडम बाहर वो गाड़ी मौजूद है जिसमें आपको जबरन लाया गया था। आप यहाँ से फौरन चली जाएं। पामेला ने पूछा, ये तुम दुश्मन से दोस्त कैसे हो गए? वो बोला, मेरा बाप भी किसी का दोस्त नहीं हुआ, ये टेलीपैथी का चक्कर है। फौरन जाओ वरना कोई दूसरा चक्कर चल जाएगा। वो तेजी से चलती हुई बाहर आई। एक वैगन कार खड़ी हुई थी। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट किया। उसी वक्त दूसरा गुंडा आ गया। उसने मेन गेट पर चीख कर पूछा, रॉजर ये कहाँ जा रही है? तुमने इसे क्यों छोड़ दिया है? रॉजर ने जवाब दिया, बॉस ने हुक्म दिया है, मुतालबा पूरा हो चुका है इसलिए इसे रिहा कर दिया गया है, इसे जाने दो। आने वाले ने मेन गेट को पूरी तरह खोल दिया ताकि पामेला की गाड़ी गुजर जाए। उसी वक्त लम्बोर्डा आ गया। उसने हैरानी से पूछा, पामेला तुम आज़ाद कैसे हो गई? पामेला ने दुश्मन के लहजे को पहचान लिया था इसलिए जवाब नहीं दिया।
लंबोडा ने आलाकार के दिमाग में आकर उसे मेन गेट बंद कराना चाहा, लेकिन वो ड्राइव करती हुई बंद होते हुए गेट को टक्करें मारती हुई अहाते से बाहर चली गई। लंबोडा ने अल्पा से पूछा, पामेला आज़ाद कैसे हो गई? अल्पा ने मेजर से पूछा, पामेला आज़ाद कैसे हो गई? मेजर ने आलाकारों से पूछा, पामेला आज़ाद कैसे हो गई? जवाब, जो कुछ भी होता वो आज़ाद तो हो चुकी थी। लंबोडा ने गुस्से से कहा, मैं ये नाकामी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे गुस्सा नहीं था, क्योंकि पहली बार उसने पामेला को 5वीं मंजिल की बुलंदी से गिराया था और वो बच गई थी। आज उसके गले में मौत का नेकलेस पहनाया था, तब भी वो बचकर जा रही थी। मैं अली के पास गया और उसे पामेला की रिहाई की खुशखबरी सुनाई। फिर वापस पामेला के पास आया तो उस पर क़यामत गुजर रही थी। गाड़ी ड्राइव करने के दौरान लंबोडा ने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया था। ऐसी हालत में इंसान खुद को संभाल नहीं पाता, फिर गाड़ी कैसे संभलती? फिर उस शैतान ने ऐसे वक्त जलजला पैदा किया था जब सामने से एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर आ रहा था। शदीद दिमागी तकलीफ के बायस उसने एक फलक शगाफ चीख मारी, सीट पर से उछल पड़ी। जब मैं पहुंचा तो ऑयल टैंकर से जबरदस्त तसादुम हो रहा था। विंड स्क्रीन का शीशा चूर चूर होकर उस पर आ रहा था। सीने में ऐसी चोट पहुंची थी कि वो सांस ना ले सकी। यकबारगी दम निकल गया। मेरी सोच की लहरें वापस आ गईं। चंद लम्हात के लिए मुझे चुप सी लग गई। जंग के नतीजे में कोई दौलत हारता है, कोई इज्जत हारता है और कोई ताजो तख्त हार जाता है। मैं अपनी बहू हार गया था। मैंने बड़े कर्ब से अली को मुखातिब किया, बेटे सब्र कर लो, पामेला इज़ नो मोर। वो कार ड्राइव करता हुआ तिलबैब की तरफ वापस आ रहा था। उसने कार को सड़क के किनारे रोक दिया, सर झुकाकर इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने लगा। उसने एक शौहर की हैसियत से सही मानों में उसे भरपूर मोहब्बत दी थी। उस प्यार करने वाली ने भी अली की ज़ात से प्यार की इंतहा कर दी थी। मौत ने इस इंतहा का इख्तिताम कर दिया था। मैं उसे बता रहा था कि वह आज़ाद होकर अपने बंगले की तरफ जा रही थी। जालिम लंबोडा ने उसके दिमाग में जलजला पैदा करके उसे गाड़ी के हादसे से दो चार किया था। अली ने गहरी सांस लेकर कहा, पापा वादा करें, आप जॉन लंबोडा से इंतकाम नहीं लेंगे। मैं वादा करता हूँ वो तुम्हारा शिकार है। पापा, हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि हम हमेशा दुश्मनों की भीड़ में रहते हैं। ये दुश्मन जब हमसे मुंह की खाते हैं तो हमारे जज्बाती रिश्तों को हमारी कमज़ोरी बना देती हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूँ कि आइंदा मुझे और पारस को शादी और खानाबादी से तौबा कर लेनी चाहिए। अगर मैंने फिर ऐसी गलती की तो फिर कोई बेचारी मारी जाएगी, औलाद हुई तो और हमारा दिल टूटेगा। बेटे, कोई तुम्हारी माँ जैसी टेलीपैथी जानने वाली हो, तुम्हारी मम्मा जैसी हाजिर दिमाग और नाकाबिले शिकस्त हो तो कोई दुश्मन तुम्हें आज की तरह सदमा नहीं पहुंचाएगा। बहरहाल मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। मैं एल्पा के पास आया। वो लंबोडा से कह रही थी, पामेला को हलाक करके तुमने क्या हासिल किया? कारमन तो अपनी जगह चट्टान की तरह मौजूद है। वो बोला, अगरचे मैंने गुस्से में इंतकाम लिया है, उसकी महबूब शरीके हयात को मार डाला है और बज़ाहिर कुछ हासिल नहीं किया है, ताहम कारमन को अच्छी तरह समझा दिया है कि मैं मौत हूँ। आज ये मौत पामेला को आई है, कल उसे आएगी। उसे अब डराने या कमज़ोर बनाने के लिए क्या रह गया है? वह सिर्फ पामेला के लिए कमज़ोर हो सकता था। अब कोई ऐसा मोहरा नहीं है जिसके ज़रिए उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वो बोला, मुझ में एक खूबी है कि मैं अपनी गलती तस्लीम कर लेता हूँ। वाकई मैं गुस्से में भूल गया था कि आइंदा कारमन तक आसानी से पहुंचने का रास्ता नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, मैं कोई नया रास्ता निकालूंगा। ये बताओ तुम्हारी रवानगी कब है? आज रात की फ्लाइट से मेजर के साथ रवाना हो जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आओ, मैं जा रहा हूँ। वो एल्पा के पास से चला गया। एक वक्त था जब एल्पा अपनी यहूदी कौम की खिदमत करने इसराइल आई थी। आज वो यही मुल्क छोड़कर जाने वाली थी। अब देखना यह था कि लंबोडा उसे अपने मुल्क में बुलाकर उससे क्या काम लेना चाहता है। मैंने अली से वादा किया था कि लंबोडा को हलाक नहीं करूंगा, लेकिन यह तय कर लिया कि उसकी नींदें उड़ा दूंगा। मौत कोई सज़ा नहीं होती, असल सज़ा फिक्र, परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी है। ये सारी बीमारियां हों तो ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाती है। मैं एक नए इरादे से थरमाल के पास आया। वह एक नए मकान में पनाह ले रहा था। कमबख्त को फरहाद बनकर मुझसे टकराने का शौक था। इस शौक के नतीजे में वो दरबदर हो रहा था। उसने मुझसे छुपने के लिए अपनी खुफिया रिहाइशगाह को छोड़ा, भेस बदल कर स्याफाम बनकर दूसरे बंगले में गया। मैंने उसे वहां से भी ये कहकर भगाया कि वो काला नहीं है और काला बनकर स्याफाम बाशिंदों को धोखा दे रहा है। वो भेद खुल जाने के बायस वहां से दूसरे इलाके के एक बंगले में आया। इस इलाके में स्याफाम बाशिंदों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन नस्ली फसादात का अंदेशा नहीं था। हुकूमत ने वहां सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। वैसे दूर से एक दूसरे को गालियां दी जाती थीं। वीरान रास्तों पर कोई काला या गोरा तनहा नहीं जाता था। कहीं छुपे हुए शरपसंद अचानक हमला करते थे, फिर रूपोश हो जाते थे। मैंने यूसुफ जायद को थरमाल का मौजूदा फ़ोन नंबर बताया। उसने नंबर डायल किए। राब्ता होने पर थरमाल की मेज़बान खातून की आवाज़ सुनाई दी। मैंने यूसुफ जायद की ज़ुबान से कहा, मैं तुम्हारे मेहमान से बात करना चाहता हूँ। वह इनकार करना चाहती थी कि उसके घर में कोई मेहमान नहीं है, लेकिन मैंने उसे थरमाल को बुलाने पर आमादा किया। वो बोली, थरमाल यहाँ आओ, तुम्हारा फ़ोन है। थरमाल ने ख्याल ख्वानी के जरिए खातून से कहा, आंटी क्या कर रही हो?
सर, लंबोडा ने तुम्हें ताकीद की थी कि मेरे मुतल्लिक किसी को ना बताया जाए, और तुम मुझे फ़ोन अटेंड करने को कह रही हो। वो बोली। मेरे मुंह से बेख्तियार तुम्हारा नाम निकल गया। दूसरी तरफ फ़ोन पर यह आवाज़ गई होगी। अब मैं कैसे कहूँ? क्या यहाँ कोई थरमाल नहीं रहता है? तुम उसकी आवाज़ सुनाओ, मैं उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करूंगा कि वो कौन है। मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया, उसे फ़ोन के पास ले आया था। खातून ने कहा, अजीब आदमी हो, अभी इनकार कर रहे थे और अभी चले आए। वो उसके हाथ में रिसीवर देकर चली गई। उसने रिसीवर कान से लगाकर पूछा, हेलो, कौन है? मैं तुम्हारा मुकद्दर हूँ, अच्छा भी हूँ बुरा भी हूँ। इस बात का मतलब क्या हुआ? यही कि यहाँ आकर तुमने अपने मुकद्दर से बुराई की है। क्या तुम नहीं जानते थे कि इस इलाके में कालों की अक्सरियत है और तुम्हारा गोरा रंग तुम्हारे लिए मुसीबत या मौत बन जाएगा? वो मेरी आर्जी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी कर रहा था, लेकिन उस लहजे वाले का वजूद नहीं मिल रहा था। फिर उसने पूछा, क्या तुम आवाज़ बदल कर बोल रहे हो? मैंने पूछा, क्या तुम मेरी आवाज़ से मुझे पहचान कर पुलिस को रिपोर्ट देना चाहते हो? मैं नादान नहीं हूँ, इसलिए आवाज़ बदल कर बोल रहा हूँ। उसने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? गोरी चमड़ी से सदियों की दुश्मनी है। अगर तुम इस इलाके में जिंदा रहना चाहते हो तो गोरी चमड़ी को काली बना लो। अगर तुम बाहर निकलोगे और सफ़ेद रंग नजर आएगा तो हम गोली मार देंगे। चलो, अपने मुंह पर कालक लगाओ। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। उसने परेशान होकर आवाज़ दी, आंटी तुम कहाँ हो? प्लीज़ यहाँ आओ। खातून ने आकर पूछा, क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आखिर बात क्या है? पहले जहां था वहां कालों ने फ़ोन पर कहा कि मैं बहरूपिया हूं, स्याफाम नहीं हूं, और स्याफाम बनकर एक स्याफाम लड़की की इज्जत से खेल रहा हूं। उन्होंने धमकी दी तो मैं यहां आ गया। खातून ने पूछा, यहाँ क्या परेशानी है? यहाँ कालों की अक्सरियत है, वो मेरी गोरी चमड़ी नहीं देखना चाहते, कहते हैं इसे काला करो। खातून ने कहा, यह बड़ी मुश्किल है, पुलिस वाले 24 घंटे हमारी निगरानी नहीं कर सकते। अगर कुछ स्याफाम यहाँ घुस आए तो पता नहीं मुझ जवान बेवा की गोरी चमड़ी के साथ क्या सलूक करेंगे। क्या मैं यहाँ से भी भाग जाऊँ? भागने की क्या ज़रूरत है? उनका मुतालबा मान लो, कालक लगाकर स्याफाम बन जाओ। मैंने भी उसके अंदर रहकर उसे कालक लगाने पर माइल किया। जब उसने चेहरे और हाथ पांव को अच्छी तरह काला कर लिया तो फिर यूसुफ जाहिद ने नंबर डायल किए। उस वक्त थरमाल बंगले के बाहर खड़ा हुआ था ताकि मुतालबा करने वाले उसे अच्छी तरह देख लें। खातून ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? मैंने पूछा, क्या तुम बेवा हो? हाँ, मगर तुम कौन हो? मैं एक गैरतमंद गोरा हूं, यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी काले के साथ मुंह काला करो। यू शट अप। वह रिसीवर रखना चाहती थी, मैंने रखने नहीं दिया। उसके जरिए थरमाल को आवाज़ दी। वह बोली, ज़रा बात करो और पूछो कौन कमबख्त मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहा है। वह रिसीवर कान से लगाकर बोला, कौन है? मैंने कहा, अबे कालिए, क्या तेरी शामत आई है? तू हमारी गोरी नस्ल की औरत के साथ एक छत के नीचे है। वो बोला, अरे भाई साहब, आप गोरे हैं तो मैं राज की बात बताता हूँ, मैं काला नहीं हूँ। अबे उल्लू बनाता है, अभी तो बाहर खड़ा हुआ था, तेरा मनहूस काला वजूद सर से पांव तक नजर आ रहा था, क्या हमें अंधा समझता है? वो परेशान होकर बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं काला हूँ, नहीं नहीं गोरा हूँ। आखिर कसम खाते ही पहली सच बात मुंह से निकल गई ना। मैं अपनी पैदा करने वाली माँ और गोरे गोरे बाप की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं स्याफाम नहीं सफ़ेद फाम हूँ। मैंने थरमाल की जुबान से यह फिक्रा अदा करवाया, बल्कि सफ़ेद फाम नहीं स्याफाम हूँ। वो संभल कर बोला, नहीं नहीं, मेरी जुबान से कुछ निकल गया, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि। मैंने बात काट कर कहा, बकवास बंद करो। अगर तू जिंदगी चाहता है तो 5 मिनट के अंदर इस घर से चला जा। अगर पुलिस को बुलाएगा तो हम दूर ही से एक बॉम्ब इस घर में फेंक कर भाग जाएंगे। थरमाल रिसीवर को क्रैडल पर पटक कर चीख पड़ा, यह मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ? ना गोरा रह सकता हूँ ना काला बन सकता हूँ। खातून ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ। अगर सफ़ेद फार्म गुंडे यहाँ घुस आए तो तुम्हारे साथ मुझे भी कत्ल कर देंगे। मिस्टर लंबोडा से रब्ता करो और दूसरा ठिकाना बनाओ। रब्ता करने और सर को मौजूदा हालात बताने में काफ़ी वक्त लगेगा। इधर मुझे धमकी दी गई है कि मैं 5 मिनट के अंदर यहाँ से चला जाऊँ, वरना ओ गॉड 3 मिनट गुजर चुके हैं, मैं जा रहा हूँ। रास्ते में सर से रब्ता करूँगा। वो तेज़ी से चलता हुआ बंगले से बाहर आया, दूर तक नजरें दौड़ाईं। वह देखना चाहता था कि उसे चैलेंज करने वाले सफ़ेद फार्म उसकी निगरानी कर रहे हैं या नहीं। उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर यह ख्याल आया कि निगरानी करने वाले सफ़ेद फार्म आसपास के बंगलों में छुपकर देख रहे होंगे। वह हाथे से बाहर आ गया। पहले उसने सोचा था कि काला रंग उतार कर गोरे लोगों को अपनी असलियत दिखाए। फिर सोचा इस इलाके के काले पीछे पड़ जाएंगे। चूंकि वहां कालों की अक्सरियत थी इसलिए वो स्याह फार्म के ही रूप में बाहर आ गया। गाड़ी नहीं थी इसलिए पैदल चल रहा था। मेन रोड पर एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। एक सफ़ेद फार्म हसीना ने पूछा, जेफरसन वेस्ट का इलाका कौन सा है, प्लीज़ गाइड करें। उसने हाथ के इशारे से बताया, आगे जाकर दाएं मुड़ जाओ। वो बोली, शुक्रिया, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ चलें, जहाँ मंजिल आएगी वहाँ ड्रॉप कर दूंगी। शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा। क्या मैं सफ़ेद फार्म हूँ इसलिए मेरे साथ नहीं जाओगे? कुछ ऐसी ही बात है।
हमें साथ देकर मुतअस्सब गुंडे हमारे दुश्मन बन जाएंगे। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। वो कार ड्राइव करती हुई चली गई। ये पैदल चलने लगा। 20 मिनट के बाद एक रेस्तोरां में पहुंचा। वहां सियाफाम अफराद अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मेज़ों के अतराफ बैठे हुए थे। कुछ नौजवान अपनी मोटरसाइकिलों के पास खड़े बियर पी रहे थे। इसे भी प्यास लग रही थी। इसने काउंटर चेयर पर बैठकर एक ठंडी बोतल तलब की। फिर बोतल सामने आई तो इसने एक हथेली से इसे पकड़ लिया। एक एक घोंट पीने लगा। बोतल को हथेली से पकड़ना इसके हक में बुरा हुआ। उसकी ठंडक और नमी से हथेली का काला रंग छूटने लगा और वह इस बात से बेखबर था। काउंटर गर्ल की नज़र गोरी हथेली के कुछ हिस्से पर पड़ गई। उसने पहले हैरानी से देखा कि काले के अंदर से गोरा रंग झांक रहा है। फिर उसने एक सियाफाम को बियर का कैन देते हुए चुपके से यह बात बता दी। वो कैन खोलकर उसे मुंह से लगाता हुआ मोटरसाइकिल वाले कालों के पास आया और उनके कानों में यह बात फूंक दी। थोड़ी देर बाद ही कई कालों ने उसे काउंटर के पास घेर लिया। एक ने कहा, अपनी हथेली दिखाओ। थर्माल बोतल एक तरफ रखकर अपनी हथेली दिखाते हुए चौंक गया। अपनी हथेली पर अब उसकी नज़र पड़ी थी। उसने घबराकर आसपास खड़े हुए सियाफाम नौजवानों को देखा। एक ने कहा, काले भाई, हम कालों की हथेलियां इतनी सुर्ख सफ़ेद नहीं है। दूसरे ने पूछा, कहाँ तक गोरे हो, कहाँ तक काले हो। तीसरे ने कहा, ये अभी देख लेते हैं। ये कहते ही उसने पीछे से कमीज फाड़ी, फिर कहा, इधर से गोरा है। चौथे ने सामने से लिबास चाक किया और कहा, इधर से भी गोरा है। वह चीखते हुए कह रहा था, रुक जाओ, मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। वह तमाम लिबास की धज्जियां उड़ा रहे थे और कह रहे थे, क्या तुम हकीकत बताओगे? तुम सफ़ेद फाम लोग जलालत पर उतर आए हो। काला रंग थोपकर, काले बनकर जगह जगह वारदात करते हो, कत्ल करते हो, आग लगाते हो और तमाम जुराइम हम सियाफाम लोगों पर थोप देते हो। वो उसे मारते जा रहे थे और कहते जा रहे थे। आखिर पुलिस कार का सायरन सुनकर वो अपनी मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। जब पुलिस वाले थर्माल के करीब पहुंचे तो उसके जिस्म पर लिबास की एक धज्जी नहीं थी। जगह जगह जख्म आए थे और खून रिस रहा था। उसके लिए फौरन एम्बुलेंस तलब की गई। एक अफसर ने पूछा, तुम कौन हो? उसने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, फरहाद अली तैमूर। दूसरे अफसर ने कहा, यह नाम कहीं सुना है? पहले अफसर ने कहा, तुम नए हो इसलिए यह नाम याद नहीं है। अमेरिका की तमाम पुलिस और फौज के अफसरान और सिपाही टेलीपैथी जानने वाले फरहाद को जानते हैं। फिर उसने थर्माल के मुंह पर ठोकर मारते हुए कहा, हम खुश नसीब हैं कि ये नाकाबिले गिरफ्त आज हमारी गिरफ्त में आ गया है। वह ठोकर खाकर तकलीफ से कराते हुए बोला, मैं असली फरहाद नहीं हूं, बनास्पति हूं। उसके मुंह पर फिर ठोकर पड़ी। अबे चुप, तूने आधा काला और आधा गोरा बनकर भेस बदलने की कोशिश की। चुप ना सका तो फरहाद होने से इनकार कर रहे। उसे एम्बुलेंस में डाला गया। अफसर ने वायरलेस के जरिए ये खुशखबरी अपने बड़ों को सुनाई। उन बड़ों ने अपने बड़ों को सुनाई। थर्माल के मिलिट्री अस्पताल पहुंचने तक यह खुशखबरी सुपर मास्टर और जॉन लंबोर्डा तक पहुंच गई। सुपर मास्टर ने बेयकीनी से पूछा, लंबोर्डा, क्या तुम्हें यकीन है कि फरहाद हमारी गिरफ्त में आ गया है? लंबोर्डा ने कहा, यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक पहलवान बड़े बड़े शहजोरों से मगलूब नहीं होता और मामूली नज़ले से मर जाता है। हो सकता है हमारे एक मामूली अफसर ने वाकई फरहाद को गिरफ्तार किया हो। उसने टेलीफोन के जरिए उस अफसर की आवाज़ सुनी। फिर उसके दिमाग में पहुंचा। उसके ख्यालात ने बताया कि एक कद्दावर और सेहतमंद शख्स सियाफाम बनकर जेफरसन के इलाके में आया था। उसे चंद सियाफाम लोगों ने पहचान लिया कि वो सफ़ेद फाम है। उसकी पिटाई करने से भेद खुल गया, वो बहरूपिया था। उसने बुरी तरह मार खाने और जख्मी होने के बाद एतराफ़ किया कि वह फरहाद अली तैमूर है। लंबोर्डा उस अफसर के जरिए उस कमरे में आया जहां थर्माल की मरहम पट्टी हो रही थी। बाहर फौजी मुसल्ला जवान पहरा दे रहे थे ताकि फरहाद अली तैमूर भाग ना जाए। पुलिस वालों को भी कमरे के अंदर जाने और फरहाद से बातें करने की इजाज़त नहीं थी। लंबोर्डा ने एक फौजी अफसर के दिमाग में जगह बनाई, उसे कमरे के अंदर ले गया। थर्माल की मरहम पट्टी हो चुकी थी। अफसर ने पूछा, फरहाद, तुम बयान देने के काबिल हो? मैं फरहाद नहीं हूं। लंबोर्डा उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। फौरन उसके अंदर पहुंचकर बोला, मैं लंबोर्डा बोल रहा हूं, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? वो अपनी रूदात सुनाने लगा। आखिर में बोला, मेरा सर चकरा रहा है। मैं ये भूलना चाहता हूं कि काला हूं या गोरा। फॉर गॉड सेक, मुझे इस मुल्क से बाहर जाने दो। नस्ली फसादात खत्म हो जाएंगे तो वापस आ जाऊंगा। फजूल बातें ना करो। फरहाद तुम्हारी ताक में है, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये बताओ कि ये लोग तुम्हें फरहाद क्यों समझ रहे हैं? सर, मैंने फरहाद बनने की इस कदर रिहर्सल की है कि नींद में या नीम बेहोशी में खुद को फरहाद कह देता हूँ। जख्मों की ताब ना लाकर हज़ियान बकने लगा था। शायद ऐसे में इन लोगों ने मुझे फरहाद समझ लिया। मुझसे गलती हुई जो तुम्हें फरहाद बनाने की कोशिश की। एक तो वो कम वक्त पीछे पड़ गया है, दूसरे तुम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। तुम्हारी वो जहानत क्या हुई जिससे मुतासिर होकर मैंने तुम्हें टेलीपैथी सिखाई थी? मुझे जहन से काम लेने का मौका ही नहीं मिल रहा। कालों और गोरों से निजात मिले तो अपनी जहानत दिखाऊं? क्या है मकाना बातें कर रहे हो? जहानत का सबूत मौजूदा मुसीबतों से निजात हासिल करके भी दे सकते हो। ठीक है, मैं अस्पताल से निकलकर फ़ोन करने वाले कालों और गोरों से निमट लूंगा। यह भी अहमकाना फैसला है। नस्ली फसादात फैलाने वालों से हुकूमत निमट रही है। तुम उनसे निमटने में वक्त ज़ाया क्यों करोगे? तुम्हारे पास अकल है तो फरहाद और उसके अजीज़ों तक पहुंचने की तदबीर करो। ठीक है, मैं अस्पताल से निकलकर।
क्या अस्पताल अस्पताल की रट लगा रखी है? क्या यहाँ आराम से रहकर तदबीर नहीं सोच सकते? जी हाँ, अभी अचानक एक तदबीर जहन में आई है। क्या है, जल्दी बोलो। एक तवील अरसे से सोनिया लापता है। उसकी रूपोशी कोई मायने रखती है। मैं उसे तलाश करूंगा। क्या उसे तलाश करके अपनी अम्मा बनाओगे? सोई हुई शेरनी को जगाकर हमारी नींदें हराम करोगे? फरहाद के जूते सर पर पड़ रहे हैं। क्या ये कम है कि सोनिया का सैंडल उठाने जा रहे हो? मुझे तुम्हारी अकल पर शुबा हो रहा है। तुम मेरे काम के आदमी नहीं रहे। सर, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पास वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा ज़ाया करें और ये सुन लें कि सोनिया माँ बनने वाली है। क्या? लंबोडा ने शदीद हैरानी से पूछा। तुमने क्या कहा? फिर से कहो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सर, सोनिया माँ बनने वाली है। अब पता नहीं ये आपके लिए अच्छी खबर है या बुरी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मालूम नहीं है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अच्छी खबर है या बुरी? ओ गधे, मैं अच्छी और बुरी खबर की नहीं, सोनिया की बात पूछ रहा हूँ। कैसे मालूम हुआ कि वो माँ बन रही है? ये बात मैंने थरमाल के दिमाग में छेड़ी थी। मकसद ये था कि सोनिया के माँ बनने की खबर दुनिया में फैल जाए। मेरे बाप बनने की खबर इतनी अहम नहीं हो सकती थी जितनी कि सोनिया के माँ बनने की खबर से बेचैनी फैलने वाली थी। जॉन लंबोडा ने फिर पूछा, जवाब दो, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है? सर, मैं कहूँगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। बेहतर है पहले आप बाबा साहब के इदारे से रुजू करें। पहले तुम बताओ। सर, मैंने ख्वाब में देखा है उसकी गोद में एक चांद उतर आया था। नॉनसेंस, ख्वाब बयान करके मेरा वक्त ज़ाया करते हो। आप मेरी एक बात मान लें, उनके आलम दीन तबरेज़ी साहब से मालूम कर लें। अच्छी बात है, मैं अभी मालूम करता हूँ। अगर ये झूठ हुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसने जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी को मुखातिब किया। उन्होंने ये नहीं पूछा तुम कौन हो, ये नहीं पूछा क्या पूछने आए हो। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही कहा, लंबोडा, तुमने जो सुना है वो सच है, जाओ यहाँ से। उन्होंने सांस रोक ली। वो थरमाल के पास आकर बोला, कमाल है, उस आलम दीन ने मेरी सोच की लहरों से मुझे पहचान लिया और मेरा सवाल सुने बगैर जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया सर? यही कि तुम्हारा ख्वाब दुरुस्त था, वो माँ बनने वाली है। सर, हम इस खबर को क्या कहेंगे? ये मनहूस और तशवीशनाक खबर है। हमें क्या तशवीश हो सकती है? क्या तुमने फरहाद की हिस्ट्री में नहीं पढ़ा कि वो किसी हद तक जहरीला है? क्या ये जहर उसकी औलाद तक नहीं पहुंचा होगा? फिर वो औलाद सोनिया के खून से वजूद की तरफ आ रही है। क्या पारस और अली तैमूर कम क़यामत है कि ये तीसरा आ रहा है? सर, आप फरमा रहे हैं तीसरा यानी कि बेटा होगा? वो झुंझलाकर बोला, नॉनसेंस, क्या मैं दाई माँ हूं कि पेट का हाल बताऊंगा? लेकिन आप इस मसले पर तो गौर कर सकते हैं कि बेटा होने से हमारा ज्यादा नुकसान होगा या बेटी होने से? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया भी तो किसी की बेटी थी। उसने जवान होने से अब तक हमें इतना दहलाया है जितना फरहाद ने दहशत ज़दा नहीं किया है। सर, अगर हम उसके औलाद को दुनिया में आने ही ना दें तो? हाँ, अब मैं इसी पहलू पर गौर करूंगा। तुम्हारे पास आने से ज़रा झुंझलाहट तो हुई, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं हुआ। बहुत अहम बात मालूम हुई। अभी मेरे आदमी आएंगे और तुम्हें किसी महफूज मुकाम तक ले जाएंगे। सो फार। वो चला गया। इसराइल के वक्त के मुताबिक अल्पा वहां से रवाना हो चुकी होगी। मैं ये मालूम करने उसके पास आया तो लंबोडा वहां पहुंचा हुआ था। वो खुश होकर उसे कह रही थी, आज रात से मेरी आज़ादी और खुशहाली का दिन शुरू होने वाला है। क्या तुम मुझे न्यूयॉर्क में लेने आओगे? वो बोला, हमें इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि हम दुश्मनों को भूल जाएं। हमें खूब सोच समझकर अपने महफूज मुकाम से निकलना चाहिए। कोई भी दुश्मन हमें पहचान कर गोली मार सकता है, ये दुरुस्त है, लेकिन मैं तुम्हें ना देखकर उदास हो जाऊंगी। मेरी जान, मैं तुम्हारे दिमाग में रहूंगा। फिर जहां मौका मिला वहां खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगा। तैयारे में मेजर यार्डले उसके बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो बोली, न्यूयॉर्क पहुंचकर इस गधे का क्या बनेगा? लंबोडा ने कहा, मैंने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की है। ये गधा हमारे काम आएगा। तुम यहाँ पहुंचो तो सही। वो चला गया। मेजर यार्डले ने अल्पा का हाथ थामकर कहा, डार्लिंग, मैंने पिछली रात तुम्हारी ख्वाबगाह में गुजारी, मगर याद नहीं आ रहा है कैसी गुजारी। मैं आज तमाम दिन सोचता रहा, कुछ समझ में नहीं आया। प्लीज़ तुम बताओ ये माजरा क्या है? वो बोली, मैं शराब से ज़्यादा तेज़ और जूद असर हूँ। शराब का पहला जाम याद रहता है, फिर नशा बढ़ता जाता है। ऐसे में पैमाने का हिसाब नहीं रहता। तो मेरे करीब आए, फिर और करीब आए, फिर और करीब आते आते मदहोश हो गए। बाद में पता चला तुम सो गए हो। लेकिन मैं कैसे सो गया था? मैं क्या बताऊं, मेरे पास जो भी आता है सो जाता है, इसीलिए आज तक कंवारी हूं। तुम ऐसी बातें कर रही हो जिन पर यकीन नहीं आ सकता। मैं कब कह रही हूं यकीन करो? रात ज्यादा हो चुकी है, चलो सो जाओ। वो तनवीमी अमल के हवाले से अल्पा का ताबेदार था। उसका हुक्म सुनते ही उसने सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में था। वो गोल्डन ब्रेन था। इसराइल के ज़हीन तरीन लोगों में उसका शुमार होता था। ऐसे इंतहाई ज़हीन लोग दुनिया में बहुत गुजरे, जिन्होंने हसीनाओं के कदमों में जहानत रखकर अपनी खोपड़ियाँ खाली कर लीं। वो दूसरी सुबह न्यूयॉर्क पहुंची। जॉन लंबोडा लॉस एंजलिस से वाशिंगटन आ गया। वहीं से अपने मुल्क में अल्पा का इस्तकबाल करता रहा। उससे वादा किया कि हालात साजगार रहे और किसी दुश्मन की तरफ से अंदेशा ना रहा तो उसे अपने पास बुला लेगा।